हेलो दोस्तों, मैं सी शंकर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे पहले क्लास में। आज हम सीए फाइनल का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसका छोटा वर्जन आप ऑलरेडी सीए इंटर लेवल पे पढ़ चुके हो, जिसका नाम था फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब हम क्या करेंगे, इसका पूरा एडवांस्ड वर्जन पढ़ने वाले। ठीक है, ये सब्जेक्ट जैसे मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग तो है, बट साथ में बहुत ज्यादा स्कोरिंग भी है। मैं पिछले 4 साल से ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ और बहुत से स्टूडेंट्स ने 90+ मार्क्स 80+ मार्क्स बनाए। ठीक है, तो यहां पर आपका एम जो है एग्जाम्पशन लाने का होना ही नहीं चाहिए। एग्जाम्पशन तो आपका ऐसे ही आ जाएगा चलते फिरते। ठीक है, यहां पर आपका मेन टारगेट रहना चाहिए कि 80+ मार्क्स हमारे बन जाए। ठीक है, ज्यादा लालच नहीं है हमारी, 80 मार्क भी आ गए ना तो हम खुश हो जाएंगे वैसा। ठीक है, तो मिनिमम 80 मार्क्स आप टारगेट करिए पेपर में और इजीली बन भी जाएंगे। ओके, और ये पेपर में क्या है, बहुत ज्यादा आप जो चीजें पढ़ोगे ना उसको आप प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक कर पाओगे, तो क्या होगा, मजा आएगा, वैसा रहने वाला है। ठीक है, बहुत सारा प्रैक्टिकल पार्ट ही है, बट थोड़ा बहुत थियरी पार्ट भी है, उसको भी हम पूरा देखेंगे। ठीक है, बट मेजोरिटी तो प्रैक्टिकल पार्ट है, तो मजा आने वाला है। और जो थियरी पार्ट भी है ना, वो ऑडिट जैसा डल नहीं है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है और सिंपल है बहुत ज्यादा वैसा। ओके, एक बार मैं आपको पेपर का पैटर्न बता देता हूँ। तो जो स्टूडेंट्स ने सीए इंटरमीडिएट जो है न्यू कोर्स से दिया था, ठीक है, तो आपका जो सीए इंटरमीडिएट में पेपर पैटर्न था ना, वही पेपर पैटर्न आपका यहाँ पर भी सीए फाइनल में रहेगा। तो 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे और 70 मार्क्स का क्या रहेगा, डिस्क्रिप्टिव पार्ट रहने वाला है। ठीक है, जो 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आईसीआई पूछेगी, उसमें क्या होगा, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू आने वाले। तो जनरली आईसीआई क्या कर रही है, 4 केस स्टडी दे रही है। ठीक है, और 4 केस स्टडी में क्या हो रहा है, 30 मार्क्स के एमसीक्यूज पूरे बन जा रहे हैं वैसा। और जो 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, उसमें क्या रहेगा आपका, वही क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी रहेगा और बचे हुए 5 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन ऑप्ट करने रहेंगे वैसा। ठीक है, अब जो 30 मार्क्स के एमसीक्यूज है, उसके लिए आपको कोई अलग से हेडेक नहीं रखना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि सर एमसीक्यूज की तैयारी हम कैसे करें, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यूज के लिए आपको कोई अलग से अपने एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं रहेगी। आप जो पूरा पढ़ रहे हो ना अभी क्लास में, ठीक है, आपके अगर हर एक कॉन्सेप्ट जो है एकदम बढ़िया से आपको समझ में आ जाता है, जितने भी हमारे क्वेश्चंस है क्वेश्चन बैंक में, ठीक है, उसको अगर आप बना लेते हो, बस वहां पर ही आपके एमसीक्यू की तैयारी हो गई। आपको अलग से जो हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है एमसीक्यू के लिए। ठीक है, आईसीआई ने जो है 35 के सिनेरियोज दे रखे वैसे। ठीक है, उसको तो हम पूरा बनाएंगे। और आरटीपीज और मॉक टेस्ट पेपर्स वगैरह में क्या होता है, और के सिनेरियोज वगैरह आईसीआई देती रहती है, तो जो भी आते जाएंगे वो तो हम पूरा करने ही वाले। बट उसके अलावा आपको और कोई अलग से जो है ना, ऐसा नहीं कि 1000-1500 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पूरा समझते जाना है और साथ में जितने भी क्वेश्चंस है हमारे क्वेश्चन बैंक में, ठीक है, उसको आपने पूरा कर लेना है। क्योंकि आईसीआई क्या कर रही है, जो क्वेश्चंस पहले आईसीआई डिस्क्रिप्टिव पार्ट में पूछती थी ना, उसी को ही क्या कर रही है, वो केस स्टडी फॉर्म में बना के एमसीक्यूज में पूछ रही है। ओके, तो एमसीक्यू का आपको अलग से हेडेक नहीं रखना है। ठीक है, इसके अलावा देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ थियरी पार्ट भी है। ठीक है, बट मेजोरिटी पार्ट तो क्या है हमारा, प्रैक्टिकल ही है। मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि जो हमारा 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें से क्या होगा, 80 to 85 मार्क्स जो है क्या होगा, प्रैक्टिकल चैप्टर से पूछा जाएगा और 15 से 20 मार्क्स का क्या होगा, थियरी चैप्टर से आएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि थियरी पार्ट को हमें इग्नोर करना है। ठीक है, क्योंकि थियरी पार्ट बहुत आसान होता है और जल्दी जल्दी खत्म भी हो जाएगा। ओके, तो थियरी पार्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको अच्छे वाले मार्क्स लेके आना है तो आपको हर चीज कवर करनी पड़ेगी, आप कोई भी चीज छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है, एक बार मैं आपको फटाफट से ये भी बता देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स हमारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स है और कौन कौन से हमारे थियरी चैप्टर्स है। और जैसा मैंने आपको बताया, प्रैक्टिकल चैप्टर से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, 80 से 85 मार्क्स का, और थियरी चैप्टर से कितना पूछा जाएगा, 15 से 20 मार्क्स का। थियरी भी इंपॉर्टेंट है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको जो है इंडेक्स दिख रहा होगा। ठीक है, और एक और चीज, जब आप क्लास परचेस करोगे ना, तो आपको 3 बुक आएगी। ठीक है, आपको 3 हार्ड कॉपीज आने वाली, उसमें से 2 आपके क्वेश्चन बैंक रहने वाली। ठीक है, और एक रहेगा आपका कॉन्सेप्ट बुक। ठीक है, क्वेश्चन बैंक की आपको क्या होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके मिलेगा। पार्ट 1 में सिर्फ क्वेश्चन है और पार्ट 2 में उसके सोल्यूशन है। मैं कभी भी जो है क्वेश्चन के नीचे सोल्यूशन नहीं देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या होगा, 2 पार्ट में आएगी क्वेश्चन बैंक और एक आपको क्या होगा, कॉन्सेप्ट बुक मिलने वाला है। ठीक है, और उसी के अंदर देखो आपको क्वेश्चन बैंक में क्या होगा, इंडेक्स दिख जाएगा। तो उसमें से एक बार मैं आपको फटाफट से नोटिंग करा देता हूँ कि कौन कौन से थियरी चैप्टर्स और कौन कौन से प्रैक्टिकल चैप्टर्स है। यहाँ पर आपको जो पहला चैप्टर दिख रहा है ना, फाइनेंशियल पॉलिसी इन कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, ये आपका जो है थियरी चैप्टर है। ठीक है, इसमें एक आधा सिर्फ क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बट 90% आप बोल सकते हो ये चैप्टर क्या है, आपका थियरी चैप्टर। इसके बाद में आपका जो चैप्टर नंबर 8 आपको दिख रहा है, स्टार्ट ऑफ फाइनेंस, ये भी क्या है, थियरी चैप्टर। ये पूरा की पूरा 100% थियरी चैप्टर, स्टार्ट ऑफ फाइनेंस। सिक्योरिटाइजेशन जो है ये भी थियरी चैप्टर है। ठीक है, ये भी पूरा 100% थियरी चैप्टर है। रिस्क मैनेजमेंट जो है ये भी
प्रीडोमिनेंटली थियरी चैप्टर, आप बोल सकते हो 75% थियरी पार्ट है और 25% जो है प्रैक्टिकल पार्ट है, ठीक है। बट रिस्क मैनेजमेंट का जो प्रैक्टिकल पार्ट है ना, वैल्यू एट रिस्क वाला पार्ट, वो भी इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम पूरा अच्छे से देखेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके थियरी चैप्टर्स है वैसा। और देखो यहाँ पर आपको जो चैप्टर नंबर 2 दिख रहा है ना, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, बिजनेस वैल्यूएशन एंड सिक्योरिटी एनालिसिस, ये वैसे 3 अलग अलग चैप्टर्स है आईसीए के स्टडी मटेरियल में, उसको हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन करके पढ़ते हैं। तो सिक्योरिटी एनालिसिस जो है ना, ठीक है, सिक्योरिटी एनालिसिस ये भी आपका क्या है, वैसे तो थियरी चैप्टर है, ठीक है। ये भी आप बोल सकते हो कि 70% थियरी है और 30% प्रैक्टिकल है वैसा, ओके। और इसके अलावा बचे हुए आपके जो भी चैप्टर्स है वो क्या आपके प्रैक्टिकल चैप्टर्स है, उसमें भी थियरी है बट बहुत कम थियरी है, मेजोरिटी पार्ट के आपका पूरा प्रैक्टिकल ही है, ओके। तो जैसे सिक्योरिटी वैल्यूएशन हो गया, बिजनेस वैल्यूएशन हो गया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, एडवांस कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ये सब क्या आपके प्रैक्टिकल चैप्टर्स है। और प्रैक्टिकल चैप्टर्स से अभी हम क्या करेंगे, पूरा स्टार्ट करेंगे। पहले हम एक एक करके सभी प्रैक्टिकल चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे और आखिरी में हम क्या करेंगे, थियरी चैप्टर्स को निपटाएंगे, ठीक है। ठीक है, प्रैक्टिकल चैप्टर्स इंटरेस्टिंग होते हैं, तो आपको पहले इंटरेस्ट डेवलप कराना पड़ेगा ना सब्जेक्ट में, तो पहले हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और बाद में आखिरी में क्या करेंगे, जो भी थियरी चैप्टर्स है उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, ओके। और जो भी चीज़ मैं क्लास में बताऊंगा, ठीक है, उसको आपने पूरा ध्यान से सुनते जाना है, समझते जाना है। जो भी चीज़ मैं लिखूंगा उसको आपने साथ में पूरा नोट करते जाना है। जब भी हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसका सॉल्यूशन मैं जब लिखूंगा ना, तो साथ साथ में आपको भी लिखते जाना है। बिल्कुल ये मत सोचना कि अभी हम सिर्फ समझ लेते हैं और बाद में लिख लेंगे, ठीक है, वो बाद में कभी आता ही नहीं है। इसके लिए बोल रहा हूँ कि हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो उसको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसा ही पढ़ना। इसको आप थियरी सब्जेक्ट जैसा पढ़ोगे ना तो मार्क्स ही नहीं आएंगे, ठीक है। ऑडिट वगैरह में क्या होता है, आप जनरली क्या करते हो, क्वेश्चन पढ़ लेते हो और उसके बाद में उसका जो सॉल्यूशन रहता है उसको आप पढ़ते हो 2-3 बार, उससे क्या करते हो, बाद में कीवर्ड्स याद करने की कोशिश करते हो। ऐसा यहाँ पर नहीं चलेगा, ओके। क्वेश्चन पढ़ने के बाद खुद से हाथ पैर मारना पड़ेगा। हाथ पैर खुद से मारना यानी क्या है, आपको खुद से जो है क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। खुद से ट्राई करो, नहीं बनता है तब आप क्या करोगे, सॉल्यूशन देखोगे, ठीक है। जब भी मैं कोई भी क्वेश्चन क्लास में सॉल्व कराऊंगा ना, तो आपको क्या करना है, पूरा एक एक उसका जो सॉल्यूशन का है ना, वो पूरा आपको लिखना पड़ेगा आपकी कॉपी के अंदर। हम जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्लास में, ऐसा ही सॉल्व करेंगे जैसे कि वो क्वेश्चन एग्जाम में आया है और उसका कैसे प्रेजेंटेशन वगैरह करना रहेगा, उस तरीके से मैं आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करा के दूंगा, ठीक है। तो आपकी एकदम बढ़िया से जो है हर एक क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आपका अपने नोटबुक के अंदर कॉपी में जो है लिख के हो जाना चाहिए, ठीक है। स्पीड इतनी ही रहेगी जिससे आप हर एक चीज समझ भी पाओ और आप बराबर से पूरा हर एक चीज लिख भी पाओगे, ओके। और जो भी क्वेश्चन मैं होमवर्क वगैरह में दूंगा, ठीक है, उसका भी सॉल्यूशन आपको खुद से बनाना है। बिल्कुल भी सॉल्यूशन रेफर मत करना, खुद से आप ट्राई करोगे, नहीं आता है तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन का हेल्प वगैरह ले सकते हो, बट कभी भी पहले आपको क्या करना है, खुद से ट्राई करना है। जब भी आप रिवीजन वगैरह भी कर रहे हो तो आप क्या करोगे, रफ में जो है खुद से क्या करोगे, सॉल्यूशन बना के देखोगे। डायरेक्टली सॉल्यूशन पे कभी नजर जानी ही नहीं चाहिए, ठीक है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि पहले क्वेश्चन जो भी कॉन्सेप्ट्स वगैरह उसको पहले एकदम पूरा अच्छे से समझ लेना, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट पूरा जो है आपका एकदम अच्छे से समझ के हो जाना चाहिए। बाद में आपको क्वेश्चंस पढ़ना है, क्वेश्चन को कैसे इंटरप्रेट करना है, कौन सी इंफॉर्मेशन काम की होती है, वो सब चीज़ मैं आपको पूरा बताते जाऊंगा, ओके। और बाद में आपको क्या करना है, सॉल्यूशंस बनाना है खुद से, ठीक है। सॉल्यूशंस वगैरह एज सच रेफर नहीं करना है। और ये सिर्फ मैं एएफएम के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है सबके लिए ये चीज़ लागू होती है, ओके, ठीक है। और टेस्ट वगैरह जो होते जाएगी वो टेस्ट वगैरह भी आपको देते जाना है। रिवीजन वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे मेरे आते रहते हैं, वो भी आप देखते जाओगे। जैसे जैसे आपका कोई चैप्टर कंप्लीट होते जा रहा है वैसे वैसे आप क्या करोगे, उसका रिवीजन करोगे, तो खुद से करो, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, रिवीजन वीडियोस जो अवेलेबल है यूट्यूब पे मेरे, ठीक है, उसके भी आप हेल्प ले सकते हो वैसा। और मैं क्या करता हूँ, हर एक अटेम्प्ट के पहले जो सुपर 60 क्वेश्चन लेके आता हूँ। बेसिकली सुपर 60 क्वेश्चन क्या है, उस अटेम्प्ट के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगते हैं वो मैं प्रोवाइड करता हूँ वैसा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा वो हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को। तो आपके अटेम्प्ट के लिए जो भी सुपर 60 क्वेश्चन आएंगे वो भी आपने जरूर से देखना है, ठीक है। अगर आप हर एक क्लास पूरी बढ़िया से देख रहे हो, हर एक क्वेश्चन आप पूरा अच्छे से सॉल्व कर रहे हो, टेस्ट वगैरह आप प्रॉपर दोगे, ठीक है, रिवीजन वीडियोस वगैरह भी आप देख लेते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता ये वाले सब्जेक्ट में 80+ मार्क्स लाने से, ठीक है, ओके। तो आज की क्लास में देखो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक में आपका जो चैप्टर नंबर 3 है ना, मर्जर्स एक्विजिशन एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। इसको अभी हम क्या करेंगे, आज क्लास में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ओके, ठीक है। चलो, हाँ, अगर आपको कुछ भी डाउट वगैरह आता है तो अपने डाउट्स वगैरह पूछते जाना और बिल्कुल होमवर्क क्वेश्चंस वगैरह जो है ना उसको पाइल अप मत करते जाना। जो भी क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगा उसको आपने क्या करना है, सॉल्व करते जाना है, ठीक है। होमवर्क में आपको क्या होगा, ऑन एन एवरेज दिन के सिर्फ 2 क्वेश्चंस मिलेंगे और 2 क्वेश्चन सॉल्व करने को टाइम ही क्या लगता है, आधी घंटा लगेगा, ठीक है। तो होमवर्क क्वेश्चन जरूर से बनाते जाना, उससे क्या होगा, आपकी रिवीजन होते जाएगी।
कि जो भी मैंने क्लास में पढ़ा है, ठीक है, उसी से रिलेटेड मैं जो क्वेश्चन है वो होमवर्क में दूंगा। तो अगर आपने होमवर्क क्वेश्चन बना लिया तो एक तरीके से क्या होगा, आपकी रिवीजन करके होते जाएगी। ठीक है, चलो तो अभी हम जो है मर्जर्स, एक्विजिशंस एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग जो है इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है, और एग्जाम में जो है इस चैप्टर का वेटेज रहता है 6 to 10 मार्क्स का। यहां पर देखो मैं लिख भी दे रहा हूं, ये जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, मर्जर्स, एक्विजिशंस एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इस चैप्टर का वेटेज जो है एग्जाम में क्या होता है 6 से 10 मार्क्स तक का जाता है। जब एमसीक्यूज नहीं हुआ करते थे ना, तब आईसीआई क्या करती थी, इस चैप्टर से 8 मार्क का क्वेश्चन पूछती थी डिस्क्रिप्टिव पार्ट में, या कभी कभी 10 मार्क का पूछती थी, या कभी कभी 12 मार्क तक का भी पूछ लेती थी। ठीक है, बट जब से एमसीक्यूज आ गए ना, क्या हो रहा है, आईसीआई इसके ऊपर बेस्ड केस स्टडी भी बना के पूछ लेती है, 6 मार्क की, 8 मार्क की वैसा। ठीक है, या फिर क्या होता है 6 मार्क की केस स्टडी बना के पूछ ली, 4 मार्क का डिस्क्रिप्टिव पार्ट में पूछ लिया, तो पूरा मिला के वेटेज कितना हो गया, 10 मार्क का हो गया। या फिर कभी कभी क्या होगा, आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पार्ट में 8 मार्क का वैसा। ठीक है, तो इस चैप्टर का वेटेज क्या होता है 6 से 10 मार्क के बीच में वेरी करेगा वैसे, तो मिनिमम 6 मार्क के लिए पूछेगी, या मैक्सिमम क्या होगा 10 मार्क तक का जाएगा। और अगर कभी ज्यादा का पूछना है तो ज्यादा का भी पूछ सकते हैं, कम का पूछना है तो कम का भी पूछ सकते हैं, बट कम के पूछने की चांसेस तो बहुत कम है, ज्यादा का पूछना है तो पूछ सकते हैं, वैसा रहेगा। ओके, चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं, जब भी उनको क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, तो सबसे पहले ढूंढते हैं कि कौन सा मर्जर एंड एक्विजिशन का क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं और सबसे पहले उसको ही बनाते हैं। तो बहुत आसान चैप्टर है, एज सच कोई फॉर्मूलेज वगैरह नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, फॉर्मूलेज आते तो है एएफएम में, ये नहीं बोल रहा हूँ कि एएफएम में फॉर्मूलेज ही नहीं है, एएफएम के अंदर फॉर्मूलेज आएंगे, बट वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, बिजनेस वैल्यूएशन, ये सब चैप्टर्स में आने वाली, म्यूचुअल फंड वगैरह के अंदर वैसा। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर देखो है वैसे तो फॉर्मूले, ठीक है, 2-3 फॉर्मूलेज आएंगे, बट उसको अगर आप समझ लोगे ना तो उसको रटना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको हर एक चीज अच्छे से पूरी समझा के ही दूंगा, तो जिससे आपको रटना ना पड़े। ओके, चलो तो अभी देखो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। ठीक है, और ऑलरेडी आपको ये एग्जाम्पल्स वगैरह पता ही होंगे। ठीक है, आप लोग सीए की पढ़ाई कर रहे हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिजनेस न्यूज़ चैनल्स वगैरह देखते होंगे, आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे। ठीक है, आपको ये चीज़ पता ही होगी। तो जैसे देखो अभी रिसेंट में क्या हुआ था, अदानी ग्रुप ने एनडीटीवी को अक्वायर किया था, क्या आपने ये पढ़ा होगा, अदानी ग्रुप ने एनडीटीवी को अक्वायर किया था। ठीक है, हाल ही मैंने ये मत समझना कि 3-6 महीने पहले, ठीक है, मतलब 2-3 साल वगैरह वैसा रहेगा। ओके, तो अदानी ग्रुप जो है उसने क्या करा था, एनडीटीवी को अक्वायर किया था। ठीक है, ये आपने न्यूज़ पढ़ी हुई होगी। इसके अलावा देखो आपने ये भी सुना होगा कि जोमेटो ने जो है ब्लिंकिट को अक्वायर किया था। ठीक है, इसको भी ऐसे टाइम तो हो गया है, बट ये सब 2020 के बाद वाली मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। तो जोमेटो ने जो है क्या करा था, ब्लिंकिट को अक्वायर किया था। ठीक है, इसके अलावा आपने ये चीज भी सुना होगा कि वॉलमार्ट ने जो है, ठीक है, वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को अक्वायर किया है ना। ये सब एग्जाम्पल्स जो है, ये सब आपको पता है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पर आपको 3 एग्जाम्पल्स दिए कि अदानी ग्रुप ने जो है क्या करा, एनडीटीवी को अक्वायर किया, जोमेटो ने जो है क्या करा, ब्लिंकिट को अक्वायर किया, इसके अलावा वॉलमार्ट ने जो है क्या करा था, फ्लिपकार्ट को अक्वायर किया था। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, रिलायंस रिटेल ने जो है फ्यूचर ग्रुप का रिटेल बिजनेस जो है वो अक्वायर किया था। ये फ्यूचर ग्रुप यानी वो बिग बाजार, ध्यान में आ रहा है ना, ठीक है, वो किशोर बियानी की जो कंपनी थी बिग बाजार, तो फ्यूचर ग्रुप का जो रिटेल बिजनेस था उसको अक्वायर किया था। ठीक है, तो ये सब चीज अभी क्या है 2020 के बाद हुए वाले, मैंने आपको सब एग्जांपल्स दिए। ठीक है, इसके अलावा वोडाफोन आइडिया वाला भी है। ठीक है, उसके अलावा पीवीआर आइनॉक्स का भी है। ठीक है, तो ये सब मैंने अभी आपको क्या करें, कुछ एग्जांपल्स दिए। इन एग्जांपल्स के थ्रू मुझे सिर्फ देखो क्या करना है, 2 टर्म्स के बारे में बताना है, और वो 2 टर्म्स है आपकी अक्वायरिंग फर्म और टारगेट फर्म। ठीक है, अक्वायरिंग फर्म क्या होता है और टारगेट फर्म क्या होता है वो बताना है। तो यहाँ पर देखो इन सब एग्जाम्पल्स में जो भी मैंने कंपनीज लेफ्ट साइड में लिखी है वो सब क्या रहेगी बताओ, अक्वायरिंग कंपनी रहेगी कि टारगेट कंपनी रहेगी। अदानी ग्रुप ने एनडीटीवी को अक्वायर किया। ठीक है, जोमेटो ने ब्लिंकिट को अक्वायर किया। इसके अलावा मैंने क्या बोला था, वॉलमार्ट ने क्या करा है, फ्लिपकार्ट को अक्वायर किया। रिलायंस रिटेल ने क्या करा है, फ्यूचर ग्रुप के रिटेल बिजनेस को अक्वायर किया। तो यहां पर जो भी कंपनीज मैंने लेफ्ट साइड में लिखी है ये सब क्या है, आपकी अक्वायरिंग कंपनी है। क्या बोलेंगे इन्हें हम, अक्वायरिंग कंपनी। ठीक है, और जो भी कंपनीज मैंने राइट साइड में लिखी है, ठीक है, जो भी कंपनीज मैंने राइट साइड में लिखी है
उन कंपनीज को हम क्या बोलेंगे, टारगेट कंपनी। ठीक है, टारगेट कंपनी। अक्वायरिंग कंपनी और टारगेट कंपनी जो है, उम्मीद करता हूं आप लोग को जो है सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सब एग्जांपल्स लिखने होंगे तो फटाफट से एक बार नोट कर लो। ठीक है, यहां पर अदानी ग्रुप, जोमेटो, वॉलमार्ट, रिलायंस रिटेल, ये सब क्या हो गया आपके अक्वायरिंग कंपनी। और एनडीटीवी, ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट, फ्यूचर ग्रुप का रिटेल बिजनेस, ये सब क्या हो गया आपका टारगेट कंपनी वैसा। ओके, ठीक है कि नहीं। चलो अब देखो यहां पर जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ना, उसमें क्या होगा, आपको दो कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी रहेगी। ठीक है, जैसे लेट सपोज करो एक है फर्म ए और एक है फर्म बी। एक आपका फर्म ए है और दूसरा आपका फर्म बी है। ठीक है, और क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा कि फर्म ए जो है वो क्या कर रही है, फर्म बी को अक्वायर कर रही है। ठीक है, फर्म ए जो है वो क्या कर रही है, फर्म बी को अक्वायर कर रही है। आपको दो कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। लेट सपोज करो दो कंपनीज कौन सी है, एक है फर्म ए और एक है फर्म बी। और बाद में वो क्या बोलेगा, फर्म ए जो है वो क्या कर रही है, फर्म बी को अक्वायर कर रही है। ठीक है, तो वहां पर फर्म ए जो है वो क्या हो जाएगा, आपका अक्वायरिंग कंपनी हो जाएगा, और फर्म बी जो है वो क्या होगा, टारगेट कंपनी हो जाएगा। ठीक है, और बाद में वो क्या बोलेगा कि फर्म ए जब फर्म बी को अक्वायर कर ले रही है, ठीक है, तो एक्विजिशन के बाद, ठीक है, जब ये दोनों कंपनीज आपस में क्या हो रही है, मर्ज हो जा रही है। ठीक है, फर्म ए और फर्म बी जब ये दोनों कंपनीज आपस में मर्ज हो जा रही है तो क्या हो रहा है, एक नई कंपनी तैयार हो रही है जिसका नाम क्या है, फर्म ए बी है। ठीक है, फर्म ए बी है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कंबाइंड फर्म बोल रहे हैं। ठीक है, कंबाइंड फर्म मतलब मर्जर के बाद जो नई कंपनी तैयार हो रही है वो। जैसे वोडाफोन और आइडिया का जब मर्जर हुआ था तो नई कंपनी जो तैयार हुई थी वो क्या था, वोडाफोन आइडिया था। पीवीआर और आइनॉक्स का जब मर्जर हुआ था तो जो नई कंपनी तैयार हुई थी उसका नाम क्या है, पीवीआर आइनॉक्स करके वैसा। ओके, तो क्या करेगा, आपको दो कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। वो दो कंपनी में एक कंपनी आपकी एक्वायरिंग कंपनी रहेगी और दूसरी कंपनी आपकी टारगेट कंपनी रहेगी। और दो कंपनीज क्या होगी, आपस में मर्ज होकर क्या होगा, एक नई कंपनी तैयार होगी। ठीक है, और जो नई कंपनी तैयार हुई उसको हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड फर्म बोलते हैं वैसा। ओके, उम्मीद करता हूं आपको ये सब टर्म्स वगैरह समझ में आ गई होगी। ओके, अब देखो मेरा सबसे बेसिक मैं आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आपने आंसर देने का ट्राई करना है कि मर्जर जो है क्यों होता है। ठीक है, यहां पर ये सब चीज क्यों हुआ, जोमेटो ने ब्लिंकिट को क्यों अक्वायर किया, अदानी ग्रुप ने एनडीटीवी को क्यों अक्वायर किया, रिलायंस रिटेल ने जो फ्यूचर ग्रुप का जो रिटेल बिजनेस है उसको क्यों अक्वायर किया, पीवीआर और आइनॉक्स जो है वो आपस में क्यों मर्ज हुए। ठीक है, उसके पीछे का रीजन क्या है, सोचो। ठीक है, अभी तक हम जो है कुछ न्यूमेरिकल पार्ट पे आए ही नहीं है। अभी तो मैंने आपको क्या करा, पहले कुछ एग्जांपल्स दिए, ठीक है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में हुए थे वैसे। उससे मैंने आपको बताया कि कौन सा अक्वायरिंग कंपनी होता है, कौन सा टारगेट कंपनी होता है। ठीक है, अब मैं आपको एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हूं कि मर्जर क्यों होता है। ठीक है, दो कंपनीज आपस में मर्ज क्यों होती है। ठीक है, इसके पीछे का आप रीजन देने का कोशिश करो। तो पीवीआर और आइनॉक्स का अगर हम एग्जांपल ले लेते तो आप ही बताओ, पीवीआर और आइनॉक्स आपस में क्यों मर्ज हुए होंगे, क्या रीजन हो सकता है उसके पीछे का। कंपटीशन अवॉइड करना एक रीजन हो सकता है, सोच के देखो ना। ठीक है, पीवीआर और आइनॉक्स जो है दोनों सेम बिजनेस में थे। अब जब ये आपस में क्या हो रहे हैं, मर्ज हो जा रहे हैं, ठीक है, एक हो जा रहे हैं, पीवीआर और आइनॉक्स जब क्या हो रहे हैं, एक हो जा रहे हैं, तो क्या होगा, इंडिया में जो है दो बड़ी बड़ी जो मल्टीप्लेक्स की चेन थी वो पीवीआर और आइनॉक्स ही थी ना। अब ये जब आपस में मर्ज हो जा रहे हैं, जब एक हो जा रहे हैं, तो क्या होगा, कंपटीशन एज सच नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहां पर एक रीजन ये हो सकता है, अवॉइडेंस ऑफ कंपटीशन। ठीक है, उसके अलावा और सोचो आप, और क्या रीजन हो सकता है, सोचो। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई लॉस मेकिंग कंपनी जो क्या करती है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को अक्वायर करती है। ठीक है, ऐसा होता है कि जो लॉस मेकिंग कंपनी हो क्या कर रही है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को अक्वायर कर रही है। उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, ठीक है, टैक्स बचाना। ठीक है, जब लॉस मेकिंग कंपनी क्या कर रही है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को अक्वायर कर रही है, तो उससे क्या होता है, टैक्स सेविंग्स होती है, टैक्स बचता है। ओके, ये एक रीजन हो सकता है। क्लियर। इसके अलावा एक रीजन और क्या हो सकता है कि जब देखो क्या हो रहा है, दो कंपनीज आपस में मर्ज हो जा रही है, ठीक है, उससे क्या होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट उनको मिल सकता है। ठीक है, अब जैसे दो कंपनी जब आपस में मर्ज हो गई तो उनके पास अब क्या रहेगा, बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट रहेगा, ज्यादा वर्कर्स रहेंगे। ठीक है, ज्यादा बढ़िया टेक्नोलॉजी रहेगी, तो क्या होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट वहां पर क्या कर पाएंगे, ले पाएंगे वैसा। ओके, तो मर्जर के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्यों मर्जर होता है, ठीक है, वो सब मैंने आपको बताया। ठीक है,
अब यहां पर जो हमें क्वेश्चंस आएंगे ना, ठीक है, वो क्या होता है, दो तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं। एक रहता है कैश डील का क्वेश्चन और एक रहता है स्टॉक डील का क्वेश्चन। मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस है ना वो पूरे स्टॉक डील के, ठीक है। जैसे अगर 40 क्वेश्चन है उसमें से क्या होगा, आपको 35-36 क्वेश्चंस तो क्या होगा, स्टॉक डील के दिखेंगे। सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चंस क्या रहेंगे, कैश डील के रहेंगे। और एग्जाम में भी जनरली जो आईसीआई क्वेश्चन पूछती है वो क्या होता है, स्टॉक डील से ही आता है, ठीक है। कैश डील से आने की चांसेस बहुत कम रहेगी। अब क्या होता है ये स्टॉक डील और क्या होता है कैश डील, ये भी मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। ध्यान से पूरा सुनना और समझना। देखो क्या हो रहा है, जब जोमेटो जो है ब्लिंकिट को अक्वायर कर रही है, ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको क्या बोला था, जोमेटो क्या हो गई, अक्वायरिंग कंपनी हो गई, और ब्लिंकिट क्या हो गई, टारगेट कंपनी हो गई। तो आप लोगों ने ऑलरेडी सीए इंटर में भी ये चीज पढ़ रखा होगा ना, कि जोमेटो जब ब्लिंकिट को अक्वायर करेगी तो ऑब्वियस सी बात है, जोमेटो को क्या करना पड़ेगा, ब्लिंकिट के शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा, या फिर क्या करना पड़ेगा, खुद के शेयर्स देने पड़ेंगे, है ना। जोमेटो क्या करेगी, या तो ब्लिंकिट के जो शेयर होल्डर्स है उनको क्या करेगी, कैश देगी, या जोमेटो क्या करने वाली है, जो ब्लिंकिट के शेयर होल्डर्स है उनको क्या करेगी, ब्लिंकिट के शेयर्स की जगह क्या करेगी, अपने खुद के शेयर्स देगी, ठीक है, जोमेटो के शेयर्स देगी वैसा। ओके, समझ में आ रहा है। अगर जोमेटो क्या कर रही है, जोमेटो अगर देखो क्या कर रही है, ब्लिंकिट के शेयर होल्डर्स को, ब्लिंकिट के शेयर होल्डर्स को जो है क्या कर रही है, कैश दे रही है, ठीक है। जोमेटो जब ब्लिंकिट को अक्वायर कर रही है तो जोमेटो क्या कर रही है, ब्लिंकिट के शेयर होल्डर्स को जो है क्या कर रही है, कैश दे रही है, तो क्या हो गया, कैश डील। और वही अगर जोमेटो क्या कर रही है, एक्विजिशन के वक्त ब्लिंकिट के शेयर होल्डर्स को जो है क्या कर रही है, जोमेटो क्या कर रही है, अपने खुद के शेयर्स दे रही है, ठीक है। ब्लिंकिट के शेयर्स के बदले में क्या कर रही है, उनको खुद के अपने शेयर्स दे रही है, जोमेटो के शेयर्स दे रही है, तो क्या हो जाएगा, स्टॉक डील। समझ में आ गया, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया, जनरली जो क्वेश्चंस रहते हैं वो क्या होते हैं, स्टॉक डील के पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत कम क्वेश्चंस आपको कैश डील के देखने को मिलेंगे। तो ऐसा आपको देखने को मिलता है ना, कि क्या हो रहा है, जैसे देखो ये वाला जो मैंने आपको एग्जांपल लिख के बताया था, कि फर्म ए ने क्या करा, फर्म बी को अक्वायर किया, ठीक है। अब फर्म ए ने जो फर्म बी को अक्वायर किया, लेट सपोज करो कितने रुपए में अक्वायर किया, 500 लाख रुपए में अक्वायर किया, 500 लैक्स में, ठीक है। फर्म ए ने क्या करा, फर्म बी को 500 लैक्स में अक्वायर कर लिया। यहां पर क्या करेगी, जो फर्म ए है वो क्या करेगी, फर्म बी को पूरा मिला के कितना रुपया देगी, 500 लाख रुपया देगी। तो ये क्या हो गया, कैश डील हो गया। या फिर एक चीज क्या हो सकती थी, फर्म ए जब फर्म बी को अक्वायर कर रही है तो क्या कर रही है, फर्म बी के शेयर होल्डर्स को बोल रही है कि आपके पास जो एक शेयर है ना फर्म बी का, उसके बदले में हम आपको क्या करेंगे, 0.4 शेयर्स देंगे फर्म ए का। समझ में आ रहा है, जो मैं एग्जांपल बोल रहा हूं उसको फिर से देखो, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। पहला मैंने आपको क्या बोला, कि फर्म ए जब फर्म बी को अक्वायर कर रही है तो उसने कितने रुपए में अक्वायर किया, 500 लैक्स में अक्वायर किया, ठीक है। फर्म ए ने फर्म बी को 500 लैक्स में अक्वायर किया, ये तो कैश डील हो गया ना। फर्म ए क्या करेगी, 500 लाख रुपए का पेमेंट कर देगी फर्म बी को पूरा मिला के, ठीक है, वैसा। ये क्या हो गया, कैश डील हो गया। बट एक और चीज क्या हो सकती है, कि फर्म ए जब फर्म बी को अक्वायर कर रही है तो क्या कर रही है, कैश में पेमेंट नहीं कर रही, जो परचेस कंसिडरेशन है उसको कैश में डिस्चार्ज नहीं कर रही, बल्कि क्या कर रही है, अपने खुद के शेयर्स दे रही। तो फर्म ए जो है वो क्या बोल रही है फर्म बी के शेयर होल्डर्स को, कि आपके पास में जो एक शेयर है ना फर्म बी का, उसके बदले में हम आपको क्या करेंगे, हमारा जो है फर्म ए का जो है क्या करेंगे, 0.4 शेयर्स देंगे, या 0.6 शेयर्स देंगे, या 0.9 शेयर्स देंगे, या 2 शेयर्स देंगे वगैरह वैसा, ठीक है। वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्टॉक डील, ठीक है। तो अगर फर्म ए जब फर्म बी को अक्वायर कर रही है और उसने क्या करा, वहां पर परचेस कंसिडरेशन कैश देकर क्या करा, सेटल किया, तो वो क्वेश्चन किसका हो गया, कैश डील का। और फर्म ए जब फर्म बी को अक्वायर कर रही है, वहां पर अगर वो क्या कर रही है, परचेस कंसिडरेशन जो है डिस्चार्ज कर रही है अपने खुद के शेयर्स देके, तो वो क्वेश्चन किसका हो गया, आपका स्टॉक डील का। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था ख्याल रख लेना, कि फर्म ए जब फर्म बी को अक्वायर कर रही और उसने सपोज करो क्या करा, 500 लाख में अक्वायर किया, तो 500 लैक्स अगर वो क्या कर रही है, पूरा की पूरा कैश दे रही है। फर्म ए ने जब फर्म बी को अक्वायर किया और वहां पर फर्म ए जब क्या कर रही है, 500 लैक्स का पूरा कैश दे रही है फर्म बी को, तो क्या हो जाएगा, कैश डील। और वही अगर फर्म ए जब फर्म बी को अक्वायर कर रही और वहां पर वो कैश नहीं दे रही, उसने क्या बोला फर्म बी के शेयर होल्डर्स को, कि आपके पास में जो एक शेयर है फर्म बी का, उसके बदले में हम आपको क्या करेंगे, हमारे शेयर्स देंगे फर्म ए के। और कितने शेयर्स देंगे, लेट्स सपोज करो एक शेयर जो आपके पास है फर्म बी का, उसके बदले में हम 0.4 शेयर्स देंगे। तो ये क्या हो गया, स्टॉक डील का। अब वो जरूरी नहीं हर बार 0.4 ही रहेगा, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा 0.4, 0.5, 0.6, ठीक है। वो सब चीज आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, ठीक है। उस चीज को वैसे हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रेशियो बोलते हैं, या स्वैप रेशियो बोलते हैं, ओके। कि आपके पास जो एक शेयर है फर्म बी का, उसके बदले में आपको कितने शेयर्स मिलेंगे फर्म ए के, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, स्वैप रेशियो बोलते हैं, या एक्सचेंज रेशियो बोलते हैं,
ठीक है। तो मैं आपको अभी क्या कर रहा हूँ, टर्म्स का मतलब बता रहा हूँ। ये जो एग्जांपल्स वगैरह मैं दे रहा हूँ उससे मैं आपको क्या कर रहा हूँ, जो भी टर्म्स वगैरह आएगी इस चैप्टर में उसका मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मतलब बताते जा रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार देखो, मैं कॉन्सेप्ट नोट्स ओपन कर रहा हूँ, उसमें से आपको थोड़ी चीजें बता दे रहा हूँ। यहां पर मैंने आपको ये बताया था कि फर्म ए जो है ये एक कंपनी, फर्म बी जो है एक दूसरी कंपनी। फर्म ए जो है वो क्या कर रही है, फर्म बी को अक्वायर कर रही है। उस हिसाब से आप फर्म ए को आप क्या बोल सकते हो, अक्वायरिंग कंपनी, अक्वायरिंग फर्म बोल सकते हो। और जो फर्म बी है उसको आप क्या बोल पाओगे, टारगेट फर्म या टारगेट कंपनी बोल पाओगे। ठीक है, और फर्म ए और फर्म बी जब आपस में मर्ज हो जाएंगे तो क्या हो रहा है, एक नई कंपनी तैयार हो रही है, एक नई फर्म तैयार हो रही है जिसका नाम क्या है, फर्म ए बी। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, कंबाइंड फर्म भी बोल सकते हैं वैसा। ओके, अब मैंने आपको जो है बताया था कि मर्जर क्यों होता है, उसके पीछे के रीजंस मैंने आपको दिए थे 2-3। ठीक है, एक मैंने आपको रीजन दिया था अवॉइडेंस ऑफ कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन अवॉइड करने के लिए क्या हो सकता है, दो कंपनीज मर्ज हो सकती है। एक मैंने आपको रीजन दिया था टैक्स बचाने के लिए दो कंपनीज आपस में मर्ज हो सकती है। ठीक है, जब कोई लॉस मेकिंग कंपनी क्या कर रही है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को क्या कर रही है, अक्वायर कर रही है। ठीक है, तो उसके इसमें क्या होगा, टैक्स की सेविंग्स होगी वैसा। एक और मैंने आपको एग्जाम्पल क्या दिया था, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। ठीक है, तो ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स वगैरह हो सकते हैं। मर्जर क्यों होता है उसके पीछे के मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह दिए थे, कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे वैसे। अब देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट पे टच कर रहा हूं वैसा। तो जैसे मैंने यहां पर आपको बताया था ना कि फर्म ए जो है वो क्या कर रही है, फर्म बी को अक्वायर कर रही है। तो लेट सपोज करो मर्जर के पहले, ठीक है, मर्जर के पहले फर्म ए का जो वैल्यू है, ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बोल दो, वैल्यू बोल दो, एक ही बात है वैसा। तो लेट सपोज करो आपको जो है फर्म ए का वैल्यू दे रखा है बिफोर मर्जर, कि वैल्यू ऑफ फर्म ए जो है बिफोर मर्जर जो है वो आपको दे रखा है, लेट सपोज करो 1500 लैक्स। ठीक है, 1500 लैक्स। और फर्म बी का वैल्यू जो है बिफोर मर्जर वो आपको दे रखा है कि वैल्यू ऑफ फर्म बी जो है बिफोर मर्जर वो आपको दे रखा है, लेट सपोज करो 450 लैक्स। ठीक है, 450 लैक्स। तो अब देखे जाए तो देखो क्या होगा, जब ये दो फर्म्स आपस में मर्ज हो जाएगी, ठीक है, जब फर्म ए और फर्म बी जो है आपस में मर्ज हो जाएंगे तो क्या होगा, एक नई फर्म बन के तैयार होगी जिसका नाम क्या रहेगा, फर्म ए बी। तो देखे जाए तो फर्म ए बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, आप मुझे बताओ, वैल्यू ऑफ फर्म ए बी जो है वो क्या होना चाहिए। अगर आप नॉर्मल सोचोगे, ठीक है, तो बताओ क्या रहना चाहिए। मर्जर के पहले फर्म ए का वैल्यू कितना था, 1500 लैक्स, और मर्जर के पहले फर्म बी का वैल्यू कितना था, 450 लैक्स। अब जब ये दोनों फर्म्स आपस में मर्ज हो जा रही है और क्या हो रहा है, कंबाइंड फर्म, एक नई फर्म तैयार हो रही है जिसका नाम क्या है, फर्म ए बी। ये जो कंबाइंड फर्म है, ठीक है, ये जो फर्म ए बी है इसका वैल्यू बताना क्या रहेगा। अगर आप नॉर्मल गणित लगाओगे, नॉर्मल मैथ्स लगाओगे तो यहां पर क्या होगा, आप इन दोनों का एडिशन कर दोगे, 1500 लैक्स प्लस 450 लैक्स, ये करने से क्या होगा, 1950 लैक्स आ जाएगा। ठीक है, 1950 लैक्स आ जाएगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में जनरली ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, ठीक है, जो कंबाइंड फर्म है ना आपका, ये जो फर्म ए बी है इसका वैल्यू क्या होगा, 1950 लैक्स से ज्यादा आएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये चीज देखने को मिलेगी, जरूरी नहीं हर बार ऐसा होगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके पीछे का रीजन क्या है, जब ये दोनों कंपनीज आपस में मर्ज हो रही है, ठीक है, तो क्या होता है, कुछ फायदे होने वाले हैं ना फ्यूचर में। ठीक है, जैसे जब फर्म ए जो है फर्म बी को अक्वायर कर लेगी तो उसको क्या होगा, फर्म ए बाद में आगे जाके क्या कर पाएगी, फर्म बी की रिसोर्सेस यूज में ले पाएगी। ठीक है, तो उसको क्या होगा, फ्यूचर में कुछ फायदे होंगे। अब वो जो फायदे उसको फ्यूचर में होने वाले उसका क्या करेगा, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेगा। ठीक है, तो फ्यूचर में जो फायदे होंगे वो कितने के होंगे वो पता नहीं, तो उसका क्या होगा, एस्टिमेट लगाया जाएगा। ठीक है, वो चीज हमारा काम नहीं है, वो सब निकालना हमारा काम नहीं है। ठीक है, बट देखो जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स होती है ना, वो लोग सब यही काम करते हैं। जब दो कंपनीज आपस में मर्ज होती है तो लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, और वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म का जो यही काम रहता है, वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म जो है क्या करेगी, फर्म ए को बताएगी कि अगर आप ये फर्म बी को अक्वायर कर लेते हो ना तो आपको फ्यूचर में जो है इतना इतना फायदा हो सकता है। ठीक है, और ये जो आपको फायदा होगा ये फ्यूचर में होगा ना, तो उसकी आज की तारीख में प्रेजेंट वैल्यू कितनी है वो भी वो निकाल के बता देगी। ठीक है, लेट सपोज करो फर्म ए जब फर्म बी को अक्वायर कर ले रही है, ध्यान से सुनना, फर्म ए जब फर्म बी को अक्वायर कर ले रही है, ठीक है, उसको क्या होगा, फायदे तो होने वाले, ऑब्वियस सी बात है। अब वो जो फ्यूचर में उसको फायदे होंगे, वो सब फायदे का आज की तारीख में जो प्रेजेंट वैल्यू है वो है, लेट सपोज करो कितना, 300 लैक्स का। कितना है, 300 लैक्स का। ओके, तो यहां पर
फर्म ए जब फर्म बी को अक्वायर करेगी, ठीक है, फर्म ए जब फर्म बी को अक्वायर करेगी ना, तो उस टाइम पे वो क्या होगा, दोनों के बीच में क्या होगा, नेगोशिएशन होगा ना। तो फर्म ए क्या करेगी, अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से क्या करेगी, डील देगी वैसे। तो फर्म बी का वैसे जो वैल्यू है वो कितना है, 450 lakhs का है, बट फर्म ए को पता है कि फर्म ए जब फर्म बी को अक्वायर कर लेगी तो उसको जो पूरा मिला के फ्यूचर में फायदा होगा, उसकी आज की तारीख में प्रेजेंट वैल्यू कितनी, 300 lakhs की है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो फर्म ए दे सकती है फर्म बी को कितना रहेगा, 450 lakhs, ठीक है, प्लस 300 lakhs, यानी कितना, 750 lakhs, ठीक है। बट ऑब्वियस ही बात है, फर्म ए पागल तो है नहीं, वो डायरेक्टली 750 lakhs ऑफर करेगी। वो क्या बोलेगी, स्टार्टिंग करेगी लेट्स सपोज उसको 450 लाख से। फर्म ए क्या बोलेगी कि तेरी जो कीमत है आज की तारीख में वो 450 लाख की है ना, ठीक है। फर्म ए जो है फर्म बी को क्या बोलेगी कि तेरी कीमत आज की तारीख में जो है वो मार्केट में कितने की, 450 लाख की है, कि चल तो हम तेरे को क्या करें, 450 लाख में खरीद लेते हैं। अब फर्म बी बोलेगी मैं नहीं जाती 450 लाख में, ठीक है। फर्म बी बोलेगी मेरा खुद का ऑलरेडी नाम है मार्केट में, मैंने इतने साल से जो काम किया उससे मेरा गुडविल बन रखा है, मैं 450 लाख में तो नहीं जाती, ठीक है। फर्म बी क्या बोलेगी, मुझे कम से कम 550 लाख चाहिए, कितना चाहिए, 550 lakhs चाहिए, ठीक है। ये सब जो मैं एग्जाम्पल ओरली बोल के बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुनो और समझो, ठीक है। फर्म ए को जो है क्या करना है, फर्म बी को अक्वायर करना है, ठीक है। तो फर्म ए ने क्या करा, एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म को अपॉइंट कर लिया, और वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म ने क्या करा, फर्म ए को बताया कि अगर आप ये फर्म बी को अक्वायर कर लेते हो तो आपको क्या होगा, फ्यूचर में बहुत सारे फायदे होंगे उससे, और वो जो फ्यूचर में आपको फायदे होंगे उन सब फायदे का आज की तारीख में जो प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 300 lakhs का है। तो फर्म ए को एक चीज समझ में आ गई कि फर्म ए जो है वो मैक्सिमम कितना अमाउंट देने को तैयार रहेगी फर्म बी को, 750 लाख। फर्म बी का क्योंकि आज की तारीख में मार्केट वैल्यू कितना है, 450 lakhs का है, और फर्म ए को जो फायदा हो सकता है, ठीक है, फर्म ए को जो मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है फर्म बी को अक्वायर करने पे वो कितने का रहेगा, 300 लाख का रहेगा, ठीक है। तो फर्म ए को इतना समझ में आ गया कि मैक्सिमम अमाउंट जो पे कर सकती है फर्म बी को कितना रहेगा, 750 lakhs का। तो जब उन दोनों में बातचीत चालू होगी तो फर्म ए सबसे पहले क्या बोलेगी कि हम आपको 450 lakhs में खरीदने को तैयार है, ठीक है। आपकी जो आज की तारीख में मार्केट वैल्यू 450 lakhs, उसमें हम आपको खरीदने को तैयार है। तो फर्म बी बोलेगी हम बेवकूफ नहीं कि 450 लाख में आपको मतलब आपके पास आ जाए, हमको 450 लाख से ज्यादा चाहिए, ठीक है। फर्म बी ऑब्वियस ही बात है क्या करेगी, 450 लाख से ज्यादा डिमांड करेगी। अब वो 450 लाख से ज्यादा क्यों डिमांड करेगी, उसके पीछे के मैंने आपको रीजन दिया, क्योंकि वो जो फर्म बी है वो भी क्या अभी नई नई कंपनी है क्या, नहीं, फर्म बी जो है ऑलरेडी जो है क्या हुआ होगा, लेट्स सपोज उसको 10 साल से मार्केट में, तो उसका अच्छा खासा नाम बन गया होगा, गुडविल होगा उसका, ठीक है। इस वजह से वो क्या बोलेगी कि 450 लाख तो बहुत कम है हमारे लिए, अगर आप 550 लाख देने को तैयार है तो हम कुछ सोच सकते हैं वैसा, ओके। तो फर्म ए तो क्या सोचेगी, यार बढ़िया डील है, हम तो 750 लाख मैक्सिमम देने को तैयार है, यहाँ पर 550 लाख है, तो क्या करेंगे, डील डन कर लेते हैं, वैसा वो चीज़ होती है। समझ में आ रहा है, ओके। इस तरीके से पूरा काम होता है। ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया ये चीज़ समझ में आया है क्या, पहले तो ये बताओ, क्लियर है ये, ओके। और यहाँ पर देखो ये जो कंबाइंड फर्म तैयार हो रही है, ये जो फर्म ए बी तैयार हो रही है, फर्म ए और फर्म बी के मर्जर के बाद ये जो कंबाइंड फर्म तैयार हो रही है फर्म ए बी, इसका जो वैल्यू है वो मैंने आपको क्या बताया, प्रैक्टिकल लाइफ में इन दोनों का एडिशन करने पे जो आपका 1950 lakhs आ रहा है, इतना नहीं रहेगा, उससे क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ठीक है, थोड़ा ज्यादा रहेगा। लेट सपोज करो यहाँ पर जो फर्म ए बी का वैल्यू रहेगा, ठीक है, वो रहेगा 2250 lakhs, 2250, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, फर्म ए बी का वैल्यू जो है वो कितना है, 2250 lakhs है। तो यहां पर देखो अगर वो क्वेश्चन में आपको पूछता है कि वैल्यू ऑफ सिनर्जी जो है वो निकाल के बताओ, तो वैल्यू ऑफ सिनर्जी जो है वो निकाल के बताओ। वैल्यू ऑफ सिनर्जी देखो आप कैसे निकालोगे, ध्यान से देखते जाना। जो कंबाइंड फर्म का वैल्यू है वो कितना है, 2250 lakhs, ठीक है। इसमें से आप क्या चीज सबट्रैक्ट करना, जो इंडिविजुअल फर्म्स का वैल्यू था बिफोर मर्जर, ठीक है, उसका एडिशन करके आप क्या करो, 2250 lakhs में से क्या करो, सबट्रैक्ट कर दो। तो 2250 में से देखो हम क्या चीज सबट्रैक्ट कर रहे हैं, 1500 प्लस 450 यानी कितना, 1950 सबट्रैक्ट कर रहे हैं। 2250 में से आप क्या करो, 1950 सबट्रैक्ट कर दो, कितना आ रहा है, 300 आ रहा है। यहाँ पर वैल्यू ऑफ सिनर्जी जो है कितना है, 300 lakhs है, ठीक है। वैल्यू ऑफ सिनर्जी कितना है, 300 lakhs है। समझ में आया कि नहीं, ये जो हमने निकाला है वैल्यू ऑफ सिनर्जी, ये चीज समझ में आ गई क्या, कैसे निकाला हमने। तो वैल्यू ऑफ सिनर्जी जो है कैसे निकलेगा आपका, वैल्यू ऑफ कंबाइंड फर्म्स माइनस वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स बिफोर मर्जर, सिंपल, ठीक है। कंबाइंड फर्म का जो वैल्यू है उसमें से आपको क्या चीज सबट्रैक्ट करना है, इंडिविजुअल फर्म्स का जो वैल्यू था बिफोर मर्जर वो आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो बेसिकली देखो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, 2250 में से आप क्या कर रहे हो, 1500 और 450 क्या कर रहे हो, सबट्रैक्ट कर रहे हो।
2250 में से आपने क्या करा, 1500 जो है सबट्रैक्ट किया, और बाद में आपने क्या करा, 450 भी सबट्रैक्ट किया। कितना आ रहा है, 300 लैक्स आ रहा है। और ये जो 300 लैक्स आपका आया है, इसको हम क्या कहेंगे, कितना आ रहा है, $300 का आ रहा है। समझ में आ गया? ओके, मुझे फटाफट से कमेंट करके बता दो ये चीज सभी को समझ में आ गई है कि नहीं। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ये पूरा चीज समझ में आ गया होगा। ओके, समझ में आ गया है ना? आगे बढ़े अब। तो देखो, सिनर्जी जो है वो वैल्यू में भी रह सकती है और सिनर्जी जो है वो अर्निंग्स में भी रह सकती है। ठीक है, सिनर्जी इन अर्निंग्स का मतलब क्या होता है, सिनर्जी इन अर्निंग्स का मतलब क्या होता है, देखो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल अभी ओरली बोल के बता देता हूं कि फर्म ए का अर्निंग्स जो था, ठीक है, फर्म ए का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था बिफोर मर्जर, वो था, लेट्स सपोज करो 200 लैक्स का। ठीक है, या चलो मैं आपको लिख के बता देता हूं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है, ठीक है, ऑफ फर्म ए बिफोर मर्जर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ फर्म ए बिफोर मर्जर जो है वो कितना था, 200 लैक्स। ठीक है, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ फर्म बी जो है बिफोर मर्जर, वो था, लेट्स सपोज करो 75 लैक्स। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ फर्म बी बिफोर मर्जर जो है वो कितना था, 75 लैक्स। अब अगर ये दोनों फर्म्स क्या होती है, मर्ज हो जाती है, फर्म ए और फर्म बी जो है क्या हो रही है, मर्ज हो जा रही है, और एक क्या हो रहा है, नई फर्म तैयार हो रही है, फर्म ए बी। ठीक है, तो देखे जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है, ये जो कंबाइंड फर्म है फर्म ए बी, ठीक है, इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो क्या होना चाहिए, ये जो इंडिविजुअल फर्म्स का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था बिफोर मर्जर उसका एडिशन होना चाहिए, यानी कितना, 200 लैक्स प्लस 75 लैक्स, यानी कितना, 275 लैक्स। बट जनरली ऐसा नहीं देखने को मिलता है। क्या होता है, ये जो कंबाइंड फर्म है फर्म ए बी, इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो क्या होता है, 275 लैक्स से थोड़ा ज्यादा रहेगा। ठीक है, जैसे लेट सपोज करो यहां पर वो आपको दे रखा है कितना है, 300 लैक्स से, ये कितना है, 300 लैक्स से। तो यहां पर अगर आप सिनर्जी इन अर्निंग्स निकाल रहे हो, सिनर्जी इन अर्निंग्स, वो कैसे निकलेगा, आप खुद ही बता सकते हो कैसे निकालोगे वो। जो आपका कंबाइंड फर्म का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 300 लैक्स, उसमें से आप क्या करोगे, जो इंडिविजुअल फर्म्स का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था बिफोर मर्जर, वो आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो 300 लैक्स में से हम क्या करेंगे, 200 लैक्स, और जो 75 लैक्स है वो क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। 300 माइनस 275, ये करने पे कितना आ रहा है, 25 लैक्स आ रहा है। समझ में आ गया? ठीक है, तो फटाफट से मुझे बता दो, अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया ये चीज पूरा समझ में आ गया? ओके, चल अब एक बार देखो हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स में आ जाए। अब यहां पर देखो क्या है, जो मैंने आपको पहला केस दिया है, ठीक है, पहला केस ये क्या चीज है, कैश डील एंड सिनर्जी इन वैल्यू। यहां पर पूरे मिला के जो है केसेस जो हमें पढ़ने हैं वो देखो कौन कौन से है। पहला केस है आपका कैश डील एंड सिनर्जी इन वैल्यू, दूसरा केस है आपका कैश डील एंड सिनर्जी इन अर्निंग्स, ठीक है, तीसरा केस है आपका स्टॉक डील एंड सिनर्जी इन वैल्यू, और चौथा केस है आपका स्टॉक डील एंड सिनर्जी इन अर्निंग्स। ठीक है, चौथा केस है स्टॉक डील एंड सिनर्जी इन अर्निंग्स। तो पूरे मिला के 4 केसेस है। ठीक है, कौन कौन से 4 केसेस, पहला केस है कैश डील एंड सिनर्जी इन वैल्यू, दूसरा केस है कैश डील एंड सिनर्जी इन अर्निंग्स, तीसरा केस क्या है, स्टॉक डील एंड सिनर्जी इन वैल्यू, और चौथा केस कौन सा है, स्टॉक डील एंड सिनर्जी इन अर्निंग्स। अब ये जो 4 केसेस है ना, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिलेंगे वो आपको देखने को मिलेंगे 3rd केस और 4th केस पे से। ठीक है, और इसमें भी अगर मुझे स्पेसिफिकली बताना है कि कौन सा केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 4th वाला केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टॉक डील एंड सिनर्जी इन अर्निंग्स। ओके, और अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपको कभी भी ये मानना पड़ता है कि सिनर्जी इन अर्निंग्स क्या है, 0 है। ठीक है, अगर आपको क्या है, दोनों कंपनीज का अर्निंग्स दे रखा है बिफोर मर्जर, और अगर आपको सिनर्जी इन अर्निंग्स या सिनर्जी इन वैल्यू के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, आपको एक अजम्पशन लेना पड़ता है कि सिनर्जी इन अर्निंग्स क्या है, 0 है, वैसा। ओके, ठीक है, चलो तो अभी जो पहला केस है ना वो मैं आपको पहले बता देता हूं, या फिर कैश डील के पहले देखो मैं आपको क्या कर रहा हूं, पहले जो स्टॉक डील वाला है ना वो समझा देता हूं, वो आसान भी है और उसके ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले वो समझा रहा हूं तो ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप होगा वैसा।
ओके, तो यहां पर देखो पहले मैं आपको क्या कर रहा हूं, स्टॉक डील एंड सिनर्जी इन वैल्यू जो है ये समझा रहा हूं, ठीक है, स्टॉक डील एंड सिनर्जी इन वैल्यू। तो जो पहले दो केसेस है, कैश डील एंड सिनर्जी इन वैल्यू एंड कैश डील एंड सिनर्जी इन अर्निंग्स, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले अभी हम क्या कर रहे हैं, स्टॉक डील एंड सिनर्जी इन वैल्यू एंड स्टॉक डील एंड सिनर्जी इन अर्निंग्स जो है, ठीक है, इन दो केसेस को पहले हम क्या कर रहे हैं, निपटा रहे हैं। ओके, चलो एक बार रुको, ये ब्लैक कलर से है ना, तो ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो उसको मैं ब्लू कलर से कर देता हूं। हाँ, तो अभी देखो ये वाला जो है स्टॉक डील एंड सिनर्जी इन वैल्यू। तो स्टॉक डील क्या होता है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था, ठीक है। स्टॉक डील में क्या होता है, जो अक्वायरिंग कंपनी है वो क्या कर रही है, टारगेट कंपनी को जो परचेस कंसिडरेशन देना है, ठीक है, वो कैसे दे रही है, कैश दे रही है क्या, नहीं, क्या कर रही है, खुद के शेयर्स दे रही है, ठीक है। अक्वायरिंग कंपनी क्या बोल रही है टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को, कि आपके पास में जो टारगेट कंपनी के शेयर्स है ना, उसके बदले में हम आपको क्या करेंगे, हमारी कंपनी के शेयर्स देंगे, वैसा। ओके, तो यहां पर परचेस कंसिडरेशन जो है कैसे डिस्चार्ज किया जा रहा है, खुद के शेयर्स देके। ओके, यहां पर देखो वही चीज मैंने लिख रखा है, फटाफट से रीड करो। अक्वायरिंग कंपनी डिस्चार्जेस परचेस कंसिडरेशन बाय इश्यूइंग इट्स ओन शेयर्स टू टारगेट फर्म्स शेयर होल्डर्स, ठीक है। जो अक्वायरिंग फर्म है वो परचेस कंसिडरेशन को डिस्चार्ज कर रही है, कैसे, बाय इश्यूइंग इट्स ओन शेयर्स टू टारगेट फर्म्स शेयर होल्डर्स। ये सब चीज तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। अब एक्सचेंज रेशियो मतलब क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया था। जैसे अगर अक्वायरिंग कंपनी क्या बोल रही है टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को, आपके पास में जो एक शेयर है टारगेट कंपनी का, उसके बदले में हम आपको क्या करेंगे, 0.4 शेयर्स देंगे अक्वायरिंग कंपनी का। तो ये क्या हो गया, स्वैप रेशियो हो गया, एक्सचेंज रेशियो हो गया, ठीक है। एक जो शेयर है आपके पास टारगेट कंपनी का, उसके बदले में कितने शेयर्स आपको दिए जाएंगे अक्वायरिंग कंपनी के, वो क्या चीज होता है आपका, एक्सचेंज रेशियो, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, स्वैप रेशियो, ठीक है। यहां पर देखो रीड करना, एक्सचेंज रेशियो मींस द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अक्वायरिंग फर्म टू बी इश्यूड फॉर वन शेयर ऑफ टारगेट फर्म। तो ये सब चीज जो इंग्लिश में लिख रखी है ना, ये सब चीज मैंने आपको ओरली जो है बोल के पूरा समझा दिया है। ओके, जैसे यहां पर जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था फर्म ए और फर्म बी का, कि फर्म ए क्या कर रही है, फर्म बी को अक्वायर कर रही है। तो लेट सपोज करो यहां पर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि फर्म ए जो है वो फर्म बी के शेयर होल्डर्स को क्या बोल रही है, कि आपके पास में जो एक शेयर है फर्म बी का, उसके बदले में हम आपको क्या करेंगे, 0.4 शेयर्स देंगे फर्म ए का। तो 0.4 क्या हो गया, स्वैप रेशियो हो गया, एक्सचेंज रेशियो हो गया। समझ में आ रहा है। अगर फर्म ए जो है वो फर्म बी के शेयर होल्डर्स को क्या बोल रही है, आपके पास में जो एक शेयर है फर्म बी का, उसके बदले में हम आपको 2 शेयर्स देंगे फर्म ए का। तो ये भी क्या हो गया, एक्सचेंज रेशियो हो गया। यहां पर क्या हो रहा है, जो फर्म बी के शेयर होल्डर्स हैं उनके पास जो एक शेयर है फर्म बी का, उसके बदले में उनको क्या होगा, 2 शेयर्स मिलेंगे फर्म ए के, वैसे। ओके, यहां पर एक्सचेंज रेशियो जो है उसका मतलब भी मैंने आपको बता दिया। एक्सचेंज रेशियो को हम एक और चीज क्या बोल सकते हैं, स्वैप रेशियो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कभी आपको क्वेश्चन में एक्सचेंज रेशियो लिखा हुआ दिखेगा, कभी आपको स्वैप रेशियो लिखा हुआ दिखेगा, वैसा, ठीक है। इसके बाद देखना एक्सचेंज रेशियो जो है, ठीक है, कैसे डिटरमाइन किया जाता है वो मैं आपको भी समझा रहा हूं। एक्सचेंज रेशियो डिटरमाइन करने के लिए क्या होता है, अलग अलग बेसिस होते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, एक्सचेंज रेशियो डिटरमाइन करने के लिए आपको कौन सा बेसिस यूज में लेना है। वैसे जो बेसिस आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा वो कौन कौन सा रहेगा, एक तो रहेगा अर्निंग्स पर शेयर, एक रहेगा मार्केट प्राइस पर शेयर, एक रहेगा बुक वैल्यू पर शेयर, एक रहेगा आपका इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, ठीक है। जनरली आपको ये 4 बेसिस जो है क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर उसने वही चीज लिखा है, एक्सचेंज रेशियो कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग्स पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर एटसेट्रा, ठीक है। ये जो लाइन मैंने यहां पर अभी लिखी है ना, इसको मैं देखो आपको क्या करो, समझा रहा हूं एग्जांपल्स देके, वैसा ध्यान से पूरा देखना। मैं जो भी एग्जांपल्स वगैरह दे रहा हूं साथ में लिखते जाना, ठीक है। मैंने ऑलरेडी ये चीज आपको बोल के बता दी थी, जो भी मैं चीज लिख रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप क्लास परचेस करोगे उसके बाद में आपको क्या होगा, कॉन्सेप्ट नोट्स आ जाएगी। ये सब चीज आपके कॉन्सेप्ट नोट्स में लिख रखी है, ठीक है। तो ये चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं, ये सब चीज ऑलरेडी आपको लिखी हुई मिल जाएगी। बट जो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं, ठीक है, समझाने के लिए, वो आपको क्या करना है, साथ साथ में लिखते जाना। तो हम हमारा ऊपर वाला एग्जांपल ही देखो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं कि फर्म ए जो है वो क्या कर रही है, फर्म बी को अक्वायर कर रही है, और क्या हो रहा है, एक नई फर्म तैयार हो रही है जिसका नाम क्या है, फर्म ए बी। अब देखो यहां पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है, फर्म ए और फर्म बी के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है, तो लिखते जाना फर्म ए, फर्म बी, और इनके बारे में देखो आपको क्या क्या चीज दिया है, लिखते जाओ। तो आपको इन दोनों कंपनीज का जो मार्केट प्राइस पर शेयर है ना, वो दिया है, मार्केट प्राइस पर शेयर,
लिखना। तो जो फर्म ए है अक्वायरिंग कंपनी, ठीक है, उसका जो मार्केट प्राइस पर शेयर है वो है लेट्स सपोज करो 50, और जो फर्म बी है, ठीक है, टारगेट कंपनी, उसका जो मार्केट प्राइस पर शेयर है वो कितना है 40 है। ठीक है, लिख लो ये चीज को आप। इसके बाद लिखना, ठीक है, जो बुक वैल्यू पर शेयर है, जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो भी आपको दोनों कंपनीज का दे रखा है, और ये सब बिफोर मर्जर है कि मर्जर के पहले, ठीक है, फर्म ए के एक शेयर का प्राइस कितना है 50 रुपए, और मर्जर के पहले फर्म बी के एक शेयर का प्राइस कितना है 40 रुपए। मर्जर के पहले फर्म ए का जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो है लेट्स सपोज करो 45 रुपीज, और फर्म बी का जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो कितना है 30 रुपीज। ठीक है, मर्जर के पहले जो अर्निंग्स पर शेयर है, ठीक है, फर्म ए और फर्म बी का वो भी दे रखा है। लेट सपोज करो फर्म ए का कितना है 10 है, और फर्म बी का जो है वो कितना है 6 है। ठीक है, और ठीक है, चलो इतना ही इंफॉर्मेशन दिया मैंने। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, एक्सचेंज रेशियो डिटरमाइन करना है। ठीक है, एक्सचेंज रेशियो डिटरमाइन करना है, और पहले आपको जो बेसिस यूज में लेना है वो कौन सा है, मार्केट प्राइस पर शेयर। यहां पर देखो आप ऐसे लिख दो, व्हाट विल बी एक्सचेंज रेशियो, व्हाट विल बी एक्सचेंज रेशियो इफ इट इज डिटरमाइंड, लिखना, व्हाट विल बी एक्सचेंज रेशियो इफ इट इज डिटरमाइंड on the basis of what will be exchange ratio if it is determined on the basis of, पहले देखो मैं लिख रहा हूं मार्केट प्राइस पर शेयर, बाद में मैं लिख रहा हूं बुक वैल्यू पर शेयर, और तीसरा चीज मैं लिख रहा हूं अर्निंग्स पर शेयर। ठीक है, फटाफट से पहले आप ये नोट कर लो। मैंने आपको क्या करा, फर्म ए और फर्म बी का मार्केट प्राइस पर शेयर कितना था बिफोर मर्जर, बुक वैल्यू पर शेयर कितना था बिफोर मर्जर, और अर्निंग्स पर शेयर कितना था बिफोर मर्जर, वो मैंने आपको क्या करा, इंफॉर्मेशन दिया। और अब देखो आपको क्या करना है, एक्सचेंज रेशियो निकालना है इफ इट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर। फिर सेकेंड पार्ट क्या है, अगर एक्सचेंज रेशियो डिटरमाइन किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू पर शेयर, तो उस केस में एक्सचेंज रेशियो क्या रहेगा, और अगर एक्सचेंज रेशियो डिटरमाइन किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग्स पर शेयर, तो उस केस में एक्सचेंज रेशियो क्या रहेगा वो आपको निकाल के बताना है। ठीक है, अब देखो ये कैसे निकलता है, एकदम ध्यान से पूरा सुनते जाना। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो पैरामीटर्स है, ठीक है, मार्केट प्राइस पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, अर्निंग्स पर शेयर, ठीक है, कभी भी आप बताना मार्केट प्राइस पर शेयर ज्यादा रहा तो बढ़िया रहता है कि मार्केट प्राइस पर शेयर कम रहा तो बढ़िया रहता है। ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हो, कोई भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो, तो क्या देखोगे आप, मार्केट प्राइस पर शेयर ज्यादा रहना चाहिए कम रहना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर ज्यादा है मतलब वो कंपनी बढ़िया है। ठीक है, ऐसा ही सोचते हो ना आप। और अगर वो कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर ज्यादा है मतलब वो कंपनी बढ़िया है। ठीक है, वो कंपनी का अगर बुक वैल्यू पर शेयर ज्यादा है तो कंपनी बढ़िया है वैसा। ओके, तो कभी भी हम क्या चाहते हैं कि जो भी कंपनी में हमने पैसा लगा रखा है, ऐसा सोच लो ना कि आपने कोई कंपनी में पैसा लगा रखा है, तो आप क्या चाहोगे कि उस कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर ज्यादा से ज्यादा रहे, उस कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर ज्यादा से ज्यादा रहे, उस कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर ज्यादा से ज्यादा रहे वैसा। ठीक है, ये सब जो पैरामीटर्स है कौन से आपके, हायर दी बेटर, मार्केट प्राइस पर शेयर जितना ज्यादा इतना बढ़िया, बुक वैल्यू पर शेयर जितना ज्यादा इतना बढ़िया, अर्निंग्स पर शेयर जितना ज्यादा इतना बढ़िया। ठीक है, तो अगर एक्सचेंज रेशियो डिटरमाइन करने के लिए जो पैरामीटर यूज में लिया जा रहा है वो पैरामीटर अगर आपका हायर दी बेटर वाला है, तो उस केस में आप एक्सचेंज रेशियो कैसे निकालोगे, देखना। इफ, ये आपका वैसे कॉन्सेप्ट नोट्स में लिख रखा है, इफ पैरामीटर इज हायर दी बेटर। ठीक है, अगर आपका जो पैरामीटर है, ठीक है, जिसके बेसिस पे एक्सचेंज रेशियो डिटरमाइन किया जा रहा है, अगर वो आपका हायर दी बेटर वाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया मार्केट प्राइस पर शेयर, ये जो पैरामीटर है ये कौन सी इसमें आएगा, आपका हायर दी बेटर वाले इसमें। ठीक है, फिर बुक वैल्यू पर शेयर जो वो भी किसमें आएगा, हायर दी बेटर वाले इसमें। ये सब पैरामीटर्स है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स। मार्केट प्राइस पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, अर्निंग्स पर शेयर। ठीक है, ये सब क्या है, आपके पैरामीटर्स है जिनके जरिए हम क्या करते हैं, एक्सचेंज रेशियो डिटरमाइन करते हैं वैसा।
ओके। और इस वाले क्वेश्चन में जो मैंने आपको पैरामीटर्स दिए थे, मार्केट प्राइस पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, अर्निंग्स पर शेयर, ये सब पैरामीटर्स कौन सी कैटेगरी में फॉलो हो रहे हैं? आपके हायर दी बेटर वाले इसमें। देखिए कभी भी क्या होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर अगर ज्यादा रहा तो बढ़िया रहता है, अर्निंग्स पर शेयर अगर ज्यादा रहा तो बढ़िया रहता है, बुक वैल्यू पर शेयर अगर ज्यादा रहा तो बढ़िया रहता है वैसा। ओके, तो अगर आपका पैरामीटर हायर दी बेटर वाली कैटेगरी में फॉल करता है, उस केस में एक्सचेंज रेशियो जो है, एक्सचेंज रेशियो को जनरली हम क्या करते हैं, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। एक्सचेंज रेशियो आप जो है कैसे निकालोगे, देखो वैल्यू ऑफ पैरामीटर, ठीक है। वैसे ये सब चीज आपके कॉन्सेप्ट नोट्स में लिख रखी है, तो अगर आप नहीं भी लिखोगे ये चीज तो भी चल जाएगा। वैल्यू ऑफ पैरामीटर इन टारगेट फर्म, ठीक है, डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ पैरामीटर इन अक्वायरिंग फर्म। ठीक है, या फिर लिख ही लो, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल लिखा के दिया है ना, उसको सॉल्व करने के लिए ये चीज लगेगी, तो फटाफट से लिख भी लो। ठीक है, अगर आपका पैरामीटर हायर दी बेटर वाला है तो उस केस में एक्सचेंज रेशियो निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज में लोगे, वैल्यू ऑफ पैरामीटर इन टारगेट फर्म डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ पैरामीटर इन अक्वायरिंग फर्म। ओके, अब देखो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट का आंसर निकाल रहे हैं। जो फर्स्ट पार्ट है ना उसका देखो हम क्या कर रहे हैं, आंसर निकाल रहे हैं। एक्सचेंज रेशियो डिटरमाइन करने के लिए अगर आप क्या कर रहे हो, मार्केट प्राइस पर शेयर वाला बेसिस यूज में ले रहे हो, तो उस केस में एक्सचेंज रेशियो क्या रहेगा, तो मार्केट प्राइस पर शेयर जो है ये क्या होता है, हायर दी बेटर वाले इसमें आएगा। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा मार्केट प्राइस पर शेयर इतना बढ़िया होता है। ओके, तो मार्केट प्राइस पर शेयर जो है क्या होगा, आपका हायर दी बेटर वाले इसमें आएगा। यहां पर देखो फर्स्ट पार्ट का आप आंसर कैसे निकालोगे, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ टारगेट फर्म। ठीक है, यहाँ पर टारगेट फर्म कौन सा है, फर्म बी है। यहां पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि फर्म ए जो है वो क्या कर रही है, फर्म बी को अक्वायर कर रही है। तो फर्म ए जो है वो क्या है, आपका अक्वायरिंग फर्म है, अक्वायरिंग कंपनी है। ठीक है, और ये जो फर्म बी है ये क्या है, आपका टारगेट कंपनी है, टारगेट फर्म है। यहां पर आप क्या करोगे, क्या लिखोगे, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ फर्म बी। ठीक है, क्योंकि अगर आपका पैरामीटर हायर दी बेटर वाला है तो उस केस में आप एक्सचेंज रेशियो कैसे निकालते हो, पैरामीटर का वैल्यू इन टारगेट फर्म डिवाइडेड बाय पैरामीटर का वैल्यू इन अक्वायरिंग फर्म। यहां पर क्या होगा, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ फर्म बी डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ फर्म ए। ठीक है, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ फर्म बी डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ फर्म ए। अब देखो फर्म बी का मार्केट प्राइस पर शेयर कितना दिया है बिफोर मर्जर, 40 रुपए, एंड फर्म ए का मार्केट प्राइस पर शेयर कितना दिया है बिफोर मर्जर, 50 रुपए। तो लिख दो 40 डिवाइडेड बाय 50, 40 डिवाइडेड बाय 50, ये करने पे कितना आएगा, 0.8 आएगा। अब ये 0.8 को हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे देखना, इसका इंटरप्रिटेशन भी लिख लो, दैट इज, ठीक है, आपका जो एक्सचेंज रेशियो आ रहा है, अगर हम एक्सचेंज रेशियो डिटरमाइन करने के लिए क्या कर रहे हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर वाला बेसिस यूज में ले रहे हैं, तो उस केस में आपका एक्सचेंज रेशियो जो कितना निकल के आ रहा है, 0.8 निकल के आ रहा है। कि कितना निकल के आ रहा है, 0.8 जो है निकल के आ रहा है। सेकेंड, अब मेरे ख्याल से आपको स्क्रीन एकदम प्रॉपर दिख रही होगी। ओके, पहले भी दिख रही होगी बट अब मैंने उसको और प्रॉपर कर दिया वैसा। यहां पर ये जो आपका एक्सचेंज रेशियो 0.8 निकल के आया है, इसका इंटरप्रिटेशन देखो क्या होगा, लिखना, डेट इज फॉर एवरी 1 शेयर इन फर्म बी। देखो अगर कोई पर्सन के पास में एक शेयर है फर्म बी का, फॉर एवरी 1 शेयर इन फर्म बी 0.8 शेयर्स ऑफ फर्म ए विल बी गिवन। ठीक है, फॉर एवरी 1 शेयर इन फर्म बी 0.8 शेयर्स ऑफ फर्म ए विल बी गिवन। लिख लिया है, ठीक है। पता नहीं आज थोड़ा सा प्रॉपर लिखा नहीं जा रहा है, आपको भी दिख रहा होगा कुछ जो लेटर्स है वो ऐसे टेढ़े मेढ़े निकल रहे हैं। ठीक है, मैं चार्जिंग पे लगाए लगाए कर रहा हूँ इसलिए हो रहा है क्या, एक बार मैंने हटा दिया चार्जिंग पे। लिख लो फटाफट से, जो हमारा एक्सचेंज रेशियो निकल के आया है 0.8। ठीक है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, अगर कोई बंदे के पास में एक शेयर है फर्म बी का तो उसके बदले में उसको क्या होगा, 0.8 शेयर जो है फर्म ए का दिया जाएगा, है ना। अब सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट का आंसर आप खुद से निकालोगे, फटाफट से करो। फर्स्ट पार्ट का आंसर मैंने भी निकाल के बताया ना, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट का आंसर आप खुद से निकालोगे।
देखो सेकेंड पार्ट में क्या हो रहा है, जो आपका पैरामीटर है वो कौन सा है, बुक वैल्यू पर शेयर है, और थर्ड पार्ट में जो आपका पैरामीटर है वो कौन सा है, अर्निंग्स पर शेयर है। और जैसा मैंने आपको बताया था बुक वैल्यू पर शेयर भी क्या होगा, हायर दी बेटर वाली इसमें आएगा, जितना ज्यादा बुक वैल्यू पर शेयर इतना बढ़िया होता है। और अर्निंग्स पर शेयर भी क्या होगा, हायर दी बेटर वाली इसमें आएगा। बस आपको क्या करना है, अगर पैरामीटर आपका हायर दी बेटर वाली इसमें आ रहा है, अब एक्सचेंज रेशियो जो है, स्वैप रेशियो जो है, कैसे निकालोगे, पैरामीटर का वैल्यू इन टारगेट फर्म डिवाइडेड बाय पैरामीटर का वैल्यू इन एक्वायरिंग फर्म। तो सेकेंड पार्ट का आंसर बताना क्या आएगा, बताओ आप मुझे, सेकेंड पार्ट का आंसर क्या आएगा। आप क्या लिखोगे बताओ आप न्यूमरेटर में, बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ टारगेट फर्म, टारगेट फर्म कौन सा है यहाँ पर, फर्म बी, तो बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ फर्म बी डिवाइडेड बाय पैरामीटर का वैल्यू इन एक्वायरिंग कंपनी। क्या लिखोगे, बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ फर्म ए। अब फर्म बी का बुक वैल्यू पर शेयर क्या था बिफोर मर्जर, 30 रुपया था, एंड फर्म ए का बुक वैल्यू पर शेयर क्या था बिफोर मर्जर, 45 रुपये था। तो लिख दो 30 डिवाइडेड बाय 45, ठीक है, 30 डिवाइडेड बाय 45, तो ये क्या होगा आपका, निकाल लो कैलकुलेटर पे। तो क्या हो रहा है, 0.67 आ रहा है। अगर आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ कर रहे हो तो कितना आ रहा है, 0.67 आ रहा है। तो अब ये जो आपका एक्सचेंज रेशियो 0.67 आया, सेकंड वाले पार्ट में जो आपका एक्सचेंज रेशियो 0.67 आ रहा है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा बताओ फटाफट से, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा। अगर कोई पर्सन के पास में एक शेयर है फर्म बी का, उसके बदले में उसको क्या होगा, 0.67 शेयर्स दिए जाएंगे फर्म ए के, ठीक है। अगर कोई पर्सन के पास में एक शेयर है, ठीक है, फर्म बी का, टारगेट कंपनी का, उसके पास में अगर एक शेयर है तो उसके बदले में उसे क्या होगा, 0.67 शेयर्स मिल जाएगा एक्वायरिंग कंपनी, ओके। तो लिख देना यहां पर, मैं सिर्फ 0.8 की जगह क्या कर रहा हूं, देखो 0.67 लिख दे रहा हूं। आप लोग ने क्या करना है, इसको पूरा लिख के बता देना है, ठीक है, फटाफट से लिख लो। दैट इज for every one share in firm B, that is for every one share in firm B, 0.67 shares of firm A will be given, ठीक है। मैंने सिर्फ 0.8 की जगह क्या करा, 0.67 वहां पर कर दिया, ओके। अब देखो जो थर्ड पार्ट है, ठीक है, उसका भी आंसर निकाल लो। थर्ड पार्ट में जो पैरामीटर है, जो बेसिस है, वो कौन सा है आपका, अर्निंग्स पर शेयर है। और अर्निंग्स पर शेयर भी क्या होगा आपका, हायर दी बेटर वाली कैटेगरी में आएगा, ठीक है, क्योंकि अर्निंग्स पर शेयर भी जितना ज्यादा रहेगा उतना बढ़िया होता है। यहां पर देखो जब आप एक्सचेंज रेशियो निकालोगे तो बताना आप कैसे निकालना पड़ेगा। अर्निंग्स पर शेयर ऑफ टारगेट फर्म, टारगेट फर्म कौन सा है यहां पर, फर्म बी है। अर्निंग्स पर शेयर ऑफ फर्म बी डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर ऑफ एक्वायरिंग फर्म, एक्वायरिंग फर्म कौन सा है, फर्म ए। अर्निंग्स पर शेयर ऑफ फर्म बी डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर ऑफ फर्म ए। अब देखो ये जो टारगेट फर्म है, ठीक है, इसका अर्निंग्स पर शेयर कितना था बिफोर मर्जर, 6 रुपया था। और जो एक्वायरिंग फर्म है, ठीक है, फर्म है, उसका अर्निंग्स पर शेयर कितना था बिफोर मर्जर, 10 रुपये। यहाँ पर आप 6 और 10 जो है उसको लिख देना, 6 आपका न्यूमरेटर में, 10 आपका डिनोमिनेटर में। तो 6/10 जो है कितना आएगा, 0.6। तो अगर एक्सचेंज रेशियो निकालने के लिए आप क्या कर रहे हो, अर्निंग्स पर शेयर वाला पैरामीटर यूज में ले रहे हो, ठीक है। एक्सचेंज रेशियो निकालने के लिए अगर आप अर्निंग्स पर शेयर वाला पैरामीटर यूज में ले रहे हो, उस हिसाब से आपका एक्सचेंज रेशियो जो है क्या निकल के आ रहा है, 0.6 निकल के आ रहा है। एक्सचेंज रेशियो निकालने के लिए अगर आप जो बेसिस यूज में ले रहे हो वो कौन सा है, अर्निंग्स पर शेयर का है, तो उस हिसाब से जो आपका एक्सचेंज रेशियो है, स्वैप रेशियो जो क्या निकल के आ रहा है, 0.6 निकल के आ रहा है। अब ये 0.6 जो आपका एक्सचेंज रेशियो निकल के आया, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा। अगर कोई पर्सन के पास में, अगर कोई पर्सन के पास में एक शेयर है टारगेट कंपनी का, उसके बदले में क्या होगा, उसको 0.6 शेयर्स मिल जाएंगे, इसके 0.6 शेयर्स मिल जाएंगे एक्वायरिंग कंपनी के, ठीक है। यहां पर आपका टारगेट कंपनी कौन सा है, फर्म बी है, और एक्वायरिंग कंपनी कौन सा है, फर्म ए। हम क्या बोलेंगे, अगर कोई पर्सन के पास में एक शेयर है, ठीक है, अगर कोई पर्सन के पास में एक शेयर है इसका टारगेट फर्म का, ठीक है, अगर कोई पर्सन के पास में एक शेयर है फर्म बी का, ठीक है, तो उसके बदले में उसको क्या होगा, 0.6 शेयर्स मिल जाएंगे इसके, फर्म ए के, ठीक है, एक्वायरिंग कंपनी की। समझ गया, ठीक है। तो थर्ड वाले पार्ट में जो आपका एक्सचेंज रेशियो निकल के आया है ना 0.6, उसका इंटरप्रिटेशन क्या हो रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई बंदे के पास में एक शेयर है फर्म बी का, तो उसके बदले में उसको क्या होगा, 0.6 शेयर्स मिल जाएंगे फर्म ए के, वैसा, ओके। यहां पर हमने ये वाला एग्जाम्पल जो है पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है कि नहीं। चलो, तो ये सब चीज वैसे नोट्स में लिखी हुई थी जो मैंने आपको बताया ना,
अगर आपका पैरामीटर हायर दी बेटर वाला है, कि अगर आपका पैरामीटर हायर दी बेटर वाला है तो उस केस में आप एक्सचेंज रेशियो कैसे निकालोगे? वैल्यू ऑफ पैरामीटर इन टारगेट फर्म डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ पैरामीटर इन एक्वायरिंग फर्म। और कौन से पैरामीटर्स आपके हायर दी बेटर वाली कैटेगरी में आएंगे? अर्निंग्स पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, ये सब पैरामीटर्स आपके हायर दी बेटर वाली कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, एक पैरामीटर होता है आपका कौन सा? एनपीए। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। बैंक के केस में दिखता है नहीं है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। तो आप बताओ, अगर दो बैंक है, लेट्स सपोज करो एक है एचडीएफसी बैंक और एक है एक्सिस बैंक। ठीक है, एचडीएफसी बैंक का जो नॉन परफॉर्मिंग असेट है वो है लेट्स सपोज करो 5%, और एक्सिस बैंक का जो नॉन परफॉर्मिंग असेट है वो है 10%। तो यहां पर बताना कौन सी बैंक बढ़िया रहेगी। बाकी सब चीजें सेम है, सिर्फ एनपीए का परसेंटेज अलग अलग है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक के केस में मैंने आपको एनपीए कितना बोला? 5%। एचडीएफसी बैंक के केस में एनपीए कितना है? 5% है। और एक्सिस बैंक के केस में एनपीए कितना है? 10% है। आप बताओ कौन सी बैंक ज्यादा बढ़िया रहेगी? जिस बैंक का एनपीए कम है वो बैंक ज्यादा बढ़िया रहेगी। ठीक है, कभी भी हम क्या चाहेंगे कि जो बैंक में हमने इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, उस बैंक का एनपीए क्या रहना चाहिए? कम रहना चाहिए। ठीक है, एनपीए अगर ज्यादा है मतलब क्या हो गया? वो पैसा तो डूब जाएगा ना। ठीक है, वो पैसा डूबने की चांसेस ज्यादा रहती है, ऐसा नहीं कि डूब ही जाएगा, बट वो पैसा डूबने की चांसेस ज्यादा रहती है। ठीक है, तो हम कभी भी क्या चाहेंगे कि जो बैंक में हमने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, जो कंपनी जो बैंक के हमने शेयर्स खरीद रखे, उस बैंक का एनपीए क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। ठीक है, जब भी हम कोई भी बैंक का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो हम क्या चाहेंगे कि उस बैंक का नॉन परफॉर्मिंग असेट जो है क्या रहना चाहिए? कम से कम रहना चाहिए। तो अगर आपका पैरामीटर लोअर दी बेटर वाला रहे, जैसे कि एनपीए जो होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट, जो कभी भी क्या होता है? जितना कम उतना बढ़िया। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा कि लेट्स सपोज करो एचडीएफसी बैंक का एनपीए कितना है? 5% है, और लेट्स सपोज करो आईसीआईसीआई बैंक का जो एनपीए वो तो सिर्फ 3% ही है, तो फिर क्या हो जाएगा? आईसीआईसीआई बैंक ज्यादा बेटर हो जाएगी एज कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक। ठीक है, तो एनपीए जितना कम रहता है उतना बढ़िया रहेगा बैंक। ओके, तो अगर क्वेश्चन में कभी ऐसा बोला रहा, एक्सचेंज रेशियो निकालने के लिए हम जो बेसिस यूज में ले रहे हैं वो कौन सा बेसिस है? आपका एनपीए है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? एक्सचेंज रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? जो भी हमने फॉर्मूला देखा था उसका आपको क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो अभी हमने जो फॉर्मूला देखा था वो क्या होता है कि पैरामीटर का वैल्यू इन टारगेट फर्म डिवाइडेड बाय पैरामीटर का वैल्यू इन एक्वायरिंग फर्म। ठीक है, अगर आपका पैरामीटर हायर दी बेटर वाला है, अगर आपका पैरामीटर हायर दी बेटर वाला है, एक्सचेंज रेशियो कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ पैरामीटर इन टारगेट फर्म डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ पैरामीटर इन एक्वायरिंग फर्म। बट अगर आपका पैरामीटर लोअर दी बेटर वाला है, ठीक है, जैसे कि एनपीए, एनपीए क्या होता है? जितना कम उतना क्या रहेगा? कंपनी बढ़िया रहेगी। ठीक है, तो अगर आपका पैरामीटर लोअर दी बेटर वाला है तो उस केस में आपका एक्सचेंज रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? ये जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था इसका आपको क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो आपका न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ पैरामीटर इन एक्वायरिंग फर्म डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ पैरामीटर इन टारगेट फर्म। ठीक है, तो ये चीज भी अगर आपको लिखना है तो फटाफट से लिख लो। इफ पैरामीटर इज लोअर दी बेटर, ठीक है, लिखना, इफ पैरामीटर is lower the better, then if parameter is lower the better, then एक पता नहीं आज लेटर्स ऐसे गड़बड़िया क्यों आ रहे हैं, मैंने चार्जिंग पे से भी हटा दिया। तो अगर आपका पैरामीटर जो है लोअर दी बेटर है उस केस में एक्सचेंज रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? देखो लिखो, एक्सचेंज रेशियो जो क्या रहेगा? वैल्यू ऑफ पैरामीटर, वैल्यू ऑफ पैरामीटर इन एक्वायरिंग फर्म डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ पैरामीटर इन टारगेट फर्म। ठीक है, फटाफट से नोट कर लेना। वैसे ये सब चीजें आपके कॉन्सेप्ट नोट्स में भी लिख रखा है मैंने, बट लिख लो। अगर आपका पैरामीटर लोअर दी बेटर वाला होता है, ठीक है, अगर आपका पैरामीटर लोअर दी बेटर वाला है तो उस केस में आप एक्सचेंज रेशियो कैसे निकालोगे? पैरामीटर का वैल्यू जो है इन एक्वायरिंग फर्म डिवाइड बाय पैरामीटर का जो वैल्यू है इन टारगेट फर्म। ठीक है, और लोअर दी बेटर वाली इसमें आप एक एग्जांपल लिख सकते हो, कौन सा आएगा आपका? एनपीए। नॉन परफॉर्मिंग असेट कभी भी क्या होता है? जितना कम उतना बढ़िया।
ठीक है। अगर कोई बैंक का नॉन परफॉर्मिंग असेट 0 है तो बैंक तो बहुत बढ़िया हो जाएगी, और अगर कोई बैंक का नॉन परफॉर्मिंग असेट जो है लेट्स सपोज करो कितना 40% है तो बैंक बहुत घटिया हो जाएगी, ऐसा। ओके, और वही अगर आपका पैरामीटर हायर दी बेटर है तो उस केस में आप एक्सचेंज रेशियो कैसे निकालोगे? वैल्यू ऑफ पैरामीटर इन टारगेट फर्म डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ पैरामीटर इन एक्वायरिंग फर्म। और इसके आप एग्जांपल्स क्या लिख सकते हो? ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी था, मार्केट प्राइस पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, अर्निंग्स पर शेयर एटसेट्रा, वैसा। ओके, ठीक है कि नहीं? चलो, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जो एक्सचेंज रेशियो निकालना है उसके लिए सिर्फ हम एक सिंगल बेसिस यूज में नहीं लेते, हम क्या करते हैं मल्टीपल बेसिस यूज में लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में बोला रहेगा एक्सचेंज रेशियो निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर भी यूज में ले रहे हैं, बुक वैल्यू पर शेयर भी यूज में ले रहे हैं, अर्निंग्स पर शेयर भी यूज में ले रहे हैं, ठीक है। ये तीनों चीजें हम यूज में ले रहे हैं। लेट्स सपोज करो मार्केट प्राइस पर शेयर भी, फिर बुक वैल्यू पर शेयर भी और अर्निंग्स पर शेयर भी। और वो बोल रहा है कि मार्केट प्राइस पर शेयर वाला जो बेसिस है उसको आपको कितना वेट देना है, 50% का। फिर बुक वैल्यू पर शेयर वाला जो बेसिस है उसको कितना वेट देना है, 30% का। और अर्निंग्स पर शेयर वाला जो बेसिस है उसको कितना वेट देना है, 20% का। और आपको अब क्या करना है, एक्सचेंज रेशियो निकालना है, तो उसके इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, वेटेड एवरेज करना पड़ेगा। ठीक है, आप क्या करोगे, वेटेड एवरेज करोगे। ठीक है, उस टाइप का भी जो है एक एग्जांपल में अभी आपको करा दे रहा हूं, फटाफट से लिख लेना। ठीक है, लिख लो। यहां पर देखो फर्म ए और फर्म बी जो है उसके बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है, फटाफट से नोट करो। आपको जो है मार्केट प्राइस पर शेयर दिया है, ठीक है, दोनों ही कंपनीज का मार्केट प्राइस पर शेयर क्या है बिफोर मर्जर वो आपको दे रखा है। तो फर्म ए का जो है वो है लेट्स सपोज करो 80 रुपये, और फर्म बी का जो है वो है लेट्स सपोज करो 60 रुपीज़। देन बुक वैल्यू पर शेयर जो है दोनों कंपनीज का बिफोर मर्जर क्या क्या है वो दे रखा है। तो फर्म ए का जो है वो है लेट्स सपोज करो 60 रुपीज़, एंड फर्म बी का जो है वो है लेट्स सपोज करो 45 रुपीज़। एंड अर्निंग्स पर शेयर जो है, ठीक है, अर्निंग्स पर शेयर जो है दोनों कंपनीज का क्या है बिफोर मर्जर वो भी आपको दे रखा है। तो फर्म ए का जो है वो है 12 रुपये, और फर्म बी का जो है वो है लेट्स सपोज करो 8 रुपये। ठीक है, और यहाँ पर वही चीज़ आपको मानना है कि फर्म ए जो है वो क्या है आपका अक्वायरिंग फर्म है, और फर्म बी क्या है जो है आपका टारगेट फर्म है। अब देखो एक्सचेंज रेशियो आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, और एक्सचेंज रेशियो डिटरमाइन करने के लिए अब क्या हो रहा है, तीनों बेसिस यूज में आ रहे हैं। ठीक है, उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि एक्सचेंज रेशियो जब आप डिटरमाइन कर रहे हो ना, एक्सचेंज रेशियो डिटरमाइन करने के लिए आपको क्या करना है, देखो उसने इंफॉर्मेशन में दिया है मार्केट प्राइस पर शेयर जो है इसको आपको क्या करना है 50% का वेट देना है। बुक वैल्यू पर शेयर जो है उसको आपको क्या करना है 30% का वेट देना है, ये 30% का वेट। और जो अर्निंग्स पर शेयर है इसको आपको क्या करना है 20% का वेट देना है। ठीक है, यहाँ पर एक्सचेंज रेशियो निकालने के लिए हम सिर्फ एक सिंगल पैरामीटर यूज में नहीं ले रहे, बल्कि हम क्या कर रहे हैं 3 पैरामीटर्स यूज में ले रहे हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर भी, बुक वैल्यू पर शेयर भी और अर्निंग्स पर शेयर भी। बट तीनों पैरामीटर्स का जो हमें वेटेज है वो क्या करना है, अलग अलग लेना है। और वो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि मार्केट प्राइस पर शेयर को आपको कितना वेट देना है 50% का, बुक वैल्यू पर शेयर को कितना देना है 30% का, और अर्निंग्स पर शेयर को कितना देना है 20% का। ठीक है, ये चीज आपको क्वेश्चन में दे रखी है। अब आप क्या करोगे, एक्सचेंज रेशियो निकालने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, वेटेड एवरेज करना पड़ेगा। ठीक है, वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा। तो पहले देखो आप क्या करो, देखो इसका प्रेजेंटेशन कैसे करते हो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो हम जब सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, आपको एक्सचेंज रेशियो निकालना है। वो मैंने हर एक चीज लिख के नहीं बताई, बट आपको समझ में आ गया होगा, जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया वो मैंने आपको ओरली बोल के बता दिया। आपको क्या करना है, अब एक्सचेंज रेशियो निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब आप एक्सचेंज रेशियो निकालोगे तो कैसे करोगे, देखो पहले अगर आप सिर्फ मार्केट प्राइस पर शेयर वाला जो पैरामीटर यूज में ले रहे हो तो उस हिसाब से एक्सचेंज रेशियो बताना क्या रहेगा। अगर आप सिर्फ मार्केट प्राइस पर शेयर वाला पैरामीटर यूज में ले रहे हो उस हिसाब से एक्सचेंज रेशियो क्या रहेगा। अब ये जो मार्केट प्राइस पर शेयर है, ठीक है, ये क्या होता है, हायर दी बेटर होता है, जितना ज्यादा उतना बढ़िया। यहाँ पर एक्सचेंज रेशियो आप कैसे निकालोगे, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ टारगेट फर्म यानी फर्म बी डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ एक्वायरिंग फर्म यानी क्या फर्म ए। यहाँ पर बताना मार्केट प्राइस पर शेयर जो है, मार्केट प्राइस पर शेयर जो है ऑफ फर्म बी कितना है बिफोर मर्जर 60 रुपये, एंड मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ फर्म ए जो है बिफोर मर्जर कितना है 80 रुपये। अगर आप सिर्फ मार्केट प्राइस पर शेयर वाला पैरामीटर यूज में ले रहे हो एक्सचेंज रेशियो निकालने के लिए तो क्या रहेगा 60/80 रहेगा। ठीक है, 60/80। ठीक है, कितना आ रहा है बताना, 60/80 करने में कैलकुलेटर पे कर लो, 60/80 करने में कितना आ रहा है 0.75 आ रहा है ना।
अब देखो, अगर आप सिर्फ क्या कर रहे हो, बुक वैल्यू पर शेयर वाला पैरामीटर यूज में ले रहे हो एक्सचेंज रेशियो निकालने के लिए, अगर आप सिर्फ बुक वैल्यू पर शेयर वाला पैरामीटर यूज में ले रहे हो, तो बुक वैल्यू पर शेयर भी क्या होगा, आपका हायर दी बेटर वाली कैटेगरी में आएगा। तो अगर आप सिर्फ बुक वैल्यू पर शेयर वाला पैरामीटर यूज में ले रहे हो, तो इस केस में बताना आपका अब एक्सचेंज रेशियो क्या आएगा। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करोगे, बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ टारगेट फर्म यानी बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ फर्म बी डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ एक्वायरिंग फर्म यानी बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ फर्म ए, जो क्या होगा डिनोमिनेटर में आएगा। तो बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ फर्म बी जो है वो क्या है 45 है, एंड बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ फर्म ए कितना है 60 है। तो 45 अपॉन 60, ये 45 अपॉन 60, ये भी मेरे ख्याल से आपका क्या होगा 0.75 ही आ रहा है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं हर बार सेम ही आएगा, ये तो ये वाले एग्जाम्पल में क्या हो गया आपका सेम आ रहा है। मार्केट प्राइस पर शेयर वाले इससे भी क्या हो 0.75 आए, एंड बुक वैल्यू पर शेयर वाले इससे भी क्या हो 0.75 आए। अब क्या करूं, अगर आप एक्सचेंज रेशियो निकाल रहे हो सिर्फ अर्निंग्स पर शेयर वाला पैरामीटर कंसिडर करके, तो वो क्या रहेगा। अब देखो अर्निंग्स पर शेयर ये भी क्या होगा आपका हायर दी बेटर वाले इसमें आएगा। यहां पर जब आप एक्सचेंज रेशियो निकालोगे तो कैसे निकालना पड़ेगा, अर्निंग्स पर शेयर ऑफ फर्म बी डिवाइड बाय अर्निंग्स पर शेयर ऑफ फर्म ए। अर्निंग्स पर शेयर जो है ऑफ फर्म बी कितना है 8 रुपए, एंड अर्निंग्स पर शेयर ऑफ फर्म ए कितना है 12 रुपए। ये क्या हो जाएगा देखो 8/12, 8/12 करने पे क्या आएगा, देखो 8/12 करने पे कितना आ रहा है 0.67 आ रहा है। अगर आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ कर रहे हो तो कितना आ रहा है 0.67। अब देखो क्या है, मार्केट प्राइस पर शेयर वाला जो पैरामीटर है इसको कितना वेट देना है 50% का, बुक वैल्यू पर शेयर वाला जो पैरामीटर है उसको कितना वेट देना है 30% का, एंड अर्निंग्स पर शेयर वाला जो पैरामीटर है इसको कितना वेट देना है 20% का, है ना। तो यहां पर देखो हम कैसे इसको पूरा, इसका वेटेड एवरेज हम कैसे निकालेंगे। वेटेड एवरेज कभी भी कैसे निकलता है, वेटेड एवरेज जो है वो कभी भी कैसे निकलेगा, देखो वेटेड एवरेज कभी भी आपको निकालना है तो कैसे निकलेगा, समेशन ऑफ डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज निकालने का, समेशन ऑफ डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय एक्स। डब्ल्यू मतलब क्या वेट, और एक्स मतलब क्या, जिस चीज का आपको वेटेड एवरेज निकालना है उस चीज के जो वैल्यूज है वो वैसा। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्सचेंज रेशियो जो है ठीक है उसका क्या करना है आपको वेटेड एवरेज निकालना है। यहाँ पर देखो आपके जो एक्सचेंज रेशियो आए है मार्केट प्राइस पर शेयर के हिसाब से कितना है 0.75 आए, बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से जो आपका एक्सचेंज रेशियो कितना है 0.75 आए, एंड अर्निंग्स पर शेयर के हिसाब से आपका जो एक्सचेंज रेशियो कितना है 0.67 है। ठीक है, अब यहाँ पर 0.75 जो आपका है इसको कितना वेट देना है आपको 50% का, ये जो 0.75 है इसको कितना वेट देना है 30% का, और ये जो आपका 0.67 आया है उसको आपको कितना वेट देना है 20% का। यहाँ पर आप वेटेड एवरेज देखो कैसे निकालोगे, यहाँ पर मैं आपको पूरा लिख के बता दे रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, देखो 0.75 मल्टीप्लाइड बाय ये जो वेट है 50%, अभी 50% को आप डेसिमल में क्या लिख सकते हो 0.5, 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 प्लस अभी जो बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से आपका जो एक्सचेंज रेशियो आया था 0.75, इसको कितना वेट देना है 30% का। आप क्या करोगे 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 30%, 30% यानी कितना हो गया 0.3, और अर्निंग्स पर शेयर के हिसाब से जो आपका एक्सचेंज रेशियो आया था 0.67 आया था उसको कितना वेट देना है 20% का। तो 0.67 मल्टीप्लाइड बाय 20%, 20% को आप कितना ले सकते हो डेसिमल में 0.2। ठीक है, अब इस चीज को आप क्या करो कैलकुलेटर पे निकाल लो और बताओ कितना कितना आ रहा है। तो 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 ये करने पे कितना हो गया 0.375, फिर 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 ये करने पे कितना आ रहा है 0.225, एंड इसके बाद 0.67 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 ये करने पे कितना आ गया 0.134। अब इसको जब आप ऐड कर लोगे कितना आ रहा है देखो 0.375 प्लस 0.225 प्लस 0.134 ये कितना आ गया 0.734, लिख लो 0.734। ठीक है, ये चीज भी हमने क्या करा पूरा की पूरा सॉल्व करके बता दिया है। ओके, अब एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो समझाने के लिए मैंने आपको क्या करा एक एक स्टेप लिख के बता दी कि वेटेड एवरेज क्या होता है, समेशन ऑफ डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय एक्स होता है, और बाद में यहाँ पर मैंने आपको पूरा लिख के बताया। यहाँ पर तो आप क्या कर सकते थे, जो आपने टेबल बनाया ना ठीक है इसी के अंदर आप पूरा काम कर सकते थे। ये जो आपका एक्सचेंज रेशियो आया था मार्केट प्राइस पर शेयर वाले पैरामीटर के हिसाब से उसको आप क्या करते थे उसके वेट से मल्टीप्लाई कर देते थे, 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 50%, फिर ये 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 30%, और ये जो 0.67 आया है मल्टीप्लाइड बाय 20%, फिर ये 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 50% करने पे कितना आता था आपका 0.375, है ना, ये आया था ना। हाँ, फिर 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 30% ये करने पे कितना आता था 0.225, और 0.67 मल्टीप्लाइड बाय 20% करने पे कितना आता था 0.134, और बाद में जब आप इन तीनों को ऐड करते थे तो कितना आता था 0.734। ये आपका एक्सचेंज रेशियो है।
कि 0.734। ओके, तो एग्जाम में आप ऐसा भी पूरा प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। और ये जो आपका एक्सचेंज रेशियो आया है 0.734, इसका इंटरप्रिटेशन क्या रहेगा? अगर कोई पर्सन के पास में जो टारगेट कंपनी है फर्म बी, उसका अगर एक शेयर है तो उसके बदले में उसको क्या होगा? 0.734 शेयर्स मिल जाएंगे एक्वायरिंग कंपनी के। ठीक है, 0.734 शेयर्स मिल जाएंगे फर्म ए के। उसके पास जो एक शेयर है फर्म बी का, उसके बदले में उसको क्या होगा? 0.734 शेयर्स मिल जाएंगे फर्म ए। ठीक है, अब देखो एग्जाम में ये सब क्वेश्चन नहीं आने वाला है। एग्जाम में क्या हो, सिर्फ आपको पूछेगा क्या कि एक्सचेंज रेशियो निकाल के बताओ। ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ ये चीज तो पूछने वाला नहीं है। जो एग्जाम में 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा, उसमें क्या होगा? वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये चीज निकालनी पड़ेगी। तो ये आपका वर्किंग नोट वगैरह का पार्ट बन जाएगा वैसा। ओके, या फिर हो सकता है कि अगर उसको केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू में क्या करना है, पूछना है कि मर्जर एंड एक्विजिशन से पूरा एक केस स्टडी, तो उसमें क्या होगा? वो पूरा आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा और एक सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे देगा कि एक्सचेंज रेशियो निकाल के बताओ। ठीक है, तो एक्सचेंज रेशियो जो है निकालने का क्या होगा? 2 मार्क मिल जाएगा वैसा। ओके, ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ आज की क्लास में आपको क्या बताया कि एक्सचेंज रेशियो वगैरह कैसे निकालते हैं। अभी तो जो केस था ना हमारा, ठीक है, 4 केसेस थे, जैसे मैंने आपको बताया था, कैश डील एंड सिनर्जी इन वैल्यू, ये पहला केस था। दूसरा केस क्या था आपका? कैश डील एंड सिनर्जी इन अर्निंग्स। तीसरा केस क्या था? स्टॉक डील एंड सिनर्जी इन वैल्यू। और चौथा केस क्या था आपका? स्टॉक डील एंड सिनर्जी इन अर्निंग्स। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था, अभी हम क्या कर रहे हैं? थर्ड वाले केस से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टॉक डील एंड सिनर्जी इन वैल्यू। इसमें भी मैंने आपको क्या करा कि स्टॉक डील कैसे होती है, एक्सचेंज रेशियो वगैरह कैसे निकाला जाता है, वो सब चीज मैंने यहां पर आपको क्या करा? बता दी। ठीक है, ओके, ये वाली चीज जो लिख रखी है, ये चीज भी मैंने आपको बता दी थी। अगर आपका पैरामीटर लोअर दी बेटर वाला रहा, जैसे कि एनपी है, तो उसके केस में आप एक्सचेंज रेशियो कैसे निकालोगे? वैल्यू ऑफ पैरामीटर इन एक्वायरिंग फर्म डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ पैरामीटर इन टारगेट फर्म। आप क्या करोगे? एनपीए जो है एक्वायरिंग फर्म का न्यूमरेटर में लिख दोगे, डिवाइडेड बाय जो एनपीए आपका टारगेट फर्म का, वो क्या करोगे? आप डिनोमिनेटर में लिखोगे। वही चीज देखो यहां पर लिख रखी। और इसको मैंने समराइज करके आपको वैसे बता ही दिया था कि अगर आपका पैरामीटर हायर दी बेटर वाला है तो क्या होगा? पैरामीटर का वैल्यू इन टारगेट फर्म डिवाइडेड बाय पैरामीटर का वैल्यू इन एक्वायरिंग फर्म। और अगर आपका पैरामीटर लोअर दी बेटर वाला है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? एक्सचेंज रेशियो कैसे निकलेगा? पैरामीटर का वैल्यू इन एक्वायरिंग फर्म डिवाइडेड बाय पैरामीटर का वैल्यू इन टारगेट फर्म। ओके, समझ में आ गया? ठीक है कि नहीं? चलो, अब ये वाला जो पार्ट है ना सिनर्जी इन वैल्यू का, ये मैंने अभी समझाया नहीं है। सिनर्जी इन वैल्यू जो है वो क्या होता है वो तो मैंने बता दिया, बट स्टॉक डील के साथ में सिनर्जी इन वैल्यू जो है ये कैसे होता है, ठीक है, ये चीज अभी मैंने आपको बताई नहीं है। उसके लिए देखो यहां पर मैंने एक फॉर्मूला लिख रखा है, ठीक है, इसको देखो मैं आपको फटाफट से एक बार बता देता हूं। तो यहां पर देखो क्या होगा, आप जो कंबाइंड फर्म है, ठीक है, जो कंबाइंड फर्म है उसका वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ? फर्म ए और फर्म बी, ठीक है, क्या हो रहे हैं? आपस में मर्ज हो रहे हैं और क्या हो रहा है? एक नई फर्म तैयार हो रही है जिसका नाम क्या है? फर्म ए बी। ओके, फर्म ए का जो मार्केट वैल्यू है बिफोर मर्जर वो आपको दिया रहेगा, फर्म बी का जो मार्केट वैल्यू बिफोर मर्जर वो भी आपको दिया रहेगा, ठीक है। और ये मर्जर के वजह से, ठीक है, फर्म ए जब फर्म बी को अक्वायर कर ले रही है, ठीक है, ये जो मर्जर हो रहा है उससे जो भी फ्यूचर में फायदे होंगे, ठीक है, उसका जो आज की तारीख में प्रेजेंट वैल्यू है, मतलब जो वैल्यू ऑफ सिनर्जी है वो भी आपको क्या है? क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो जो कंबाइंड फर्म है, जो कंबाइंड फर्म है उसका वैल्यू आप कैसे निकालोगे? जो इंडिविजुअल फर्म्स का वैल्यू उसका तो आप एडिशन कर दोगे और उसमें क्या करोगे आप? जो वैल्यू ऑफ सिनर्जी है वो भी क्या करोगे? ऐड कर दोगे, है ना। तो ये करने से क्या होगा? आपका पूरा जो कंबाइंड फर्म है, ठीक है, फर्म ए बी जो है, जो नई फर्म तैयार हो रही है मर्जर के बाद, जो नई फर्म तैयार हो रही है फर्म ए बी, उसका क्या होगा? वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। बट अगर मुझे वो जो नई फर्म तैयार हुई है, जो कंबाइंड फर्म बनी है फर्म ए बी, उसका मुझे अगर एक शेयर का कीमत निकालना है, ठीक है, मर्जर के बाद जो नई फर्म तैयार हो रही है उसके एक शेयर का प्राइस क्या रहेगा, अगर मुझे वो निकालना है तो मैं क्या करूंगा? जो मेरा कंबाइंड फर्म का वैल्यू आया है मर्जर के बाद, जो नई फर्म तैयार हुई है उसका जो मेरा पूरा वैल्यू आएगा उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से, है ना। तो वहां पर हम क्या करेंगे? जो कंबाइंड फर्म का वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे? पहले न्यूमरेटर में लिख देंगे। और कंबाइंड फर्म का वैल्यू कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स प्लस वैल्यू ऑफ सिनर्जी करके। तो हम क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ फर्म ए प्लस वैल्यू ऑफ फर्म बी प्लस वैल्यू ऑफ सिनर्जी। देखो वही चीज हमने क्या करा है? न्यूमरेटर में लिख रखा है। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अब पूरे मिला के कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग रहेंगे वो कैसे निकालेंगे वो भी देखो मैं आपको क्या कर रहा हूं, समझा दे रहा हूं। तो फटाफट से देखना, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। एक एग्जाम्पल लिख लूं तो क्या होगा? हमारा ये वाला केस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखो आपको जो है कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है कि फर्म ए का जो वैल्यू है, ये जो नोटेशन इसका मीनिंग समझो। वी ए जो मैं लिख रहा हूं इसका मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ फर्म ए बिफोर मर्जर। वैल्यू ऑफ फर्म ए बिफोर मर्जर जो है, लेट्स सपोज आपको दिया है 1500 लैक्स है,
ठीक है। इसके बाद आपको वैल्यू ऑफ फर्म बी जो है बिफोर मर्जर ये भी दे रखा है, कितना है 450 lakhs है। ये चीज मैंने पहले भी आपको दे रखी थी, ठीक है। जब वैल्यू ऑफ सिनर्जी का कॉन्सेप्ट समझाना था तब मैंने आपको यही इंफॉर्मेशन दिया था कि फर्म ए का वैल्यू बिफोर मर्जर कितना है 1500 लाख, फर्म बी का वैल्यू बिफोर मर्जर कितना है 450 lakhs, एंड जो कंबाइंड फर्म, ठीक है, मर्जर के बाद जो फर्म तैयार हो रही है फर्म ए बी, उसका जो वैल्यू है, ठीक है, वो डायरेक्टली नहीं दिया है। उसके लिए देखो आपको क्या करा है, एक इंफॉर्मेशन दिया है कि वैल्यू ऑफ सिनर्जी जो है वो कितना है 300 lakhs है, ठीक है, 300 lakhs है। ओके, साथ में देखो आपको और भी कुछ इंफॉर्मेशन दी है यहां पर। जब फर्म ए फर्म बी को अक्वायर कर रही है, ठीक है, तो जो परचेस कंसिडरेशन डिस्चार्ज करना पड़ रहा है वो कैसे हो रहा है, स्टॉक डील से हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए उसने क्या करा, एक्सचेंज रेशियो भी दे दिया। तो यहां पर देखो क्या दिया है आपको कि नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग ऑफ फर्म ए, ठीक है, बिफोर मर्जर, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो है ऑफ फर्म ए बिफोर मर्जर वो है, लेट्स सपोज करो 1 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। एंड नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग ऑफ फर्म बी बिफोर मर्जर वो है, लेट्स सपोज करो कितना 50,000, कितना है 50,000। ओके, एंड एक्सचेंज रेशियो जो है वो आपको दे रखा है, निकालना नहीं है। एक्सचेंज रेशियो जो है वो आपको दे रखा है, लेट्स सपोज करो एक्सचेंज रेशियो कितना है 0.6 है, ठीक है, एक्सचेंज रेशियो कितना है 0.6 है। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर कोई पर्सन के पास में एक शेयर है फर्म बी का, ठीक है, तो उसके बदले में उसको क्या होगा 0.6 शेयर्स मिल जाएंगे फर्म ए के, है ना। अगर कोई पर्सन के पास में एक शेयर है फर्म बी का, उसके बदले में उसको क्या होगा 0.6 शेयर्स मिल जाएंगे फर्म ए के, है ना। तो एक्सचेंज रेशियो भी यहां पर आपको निकालना नहीं था, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्सचेंज रेशियो कितना है 0.6 है। और यही मानना है आपको कि अक्वायरिंग फर्म कौन सा है, फर्म ए है, और टारगेट फर्म कौन सा है आपका, फर्म बी है, वैसा। ओके, और ये दोनों फर्म्स क्या हो रही है, आपस में मर्ज हो जा रही है, फर्म ए और फर्म बी आपस में मर्ज हो जा रही है, और क्या हो रहा है, कंबाइंड फर्म तैयार हो रही है जिसका नाम क्या है, फर्म ए बी। मर्जर के बाद क्या हो रहा है, एक नई फर्म तैयार हो रही है जिसका नाम क्या है, फर्म ए बी। ओके, अब यहां पर देखो आपको क्या करना है, क्या चीज निकालना है, देखो प्राइस पर शेयर निकालना है, कि प्राइस पर शेयर ऑफ कंबाइंड फर्म, ठीक है, आफ्टर मर्जर, ये आपको निकाल के बताना है कि मर्जर के बाद जो फर्म तैयार हो रही है ना, फर्म ए और फर्म बी जब आपस में मर्ज हो जाएगी तो फर्म ए बी बन के तैयार होगी ना, तो जो कंबाइंड फर्म है, ठीक है, उसके एक शेयर का प्राइस क्या रहेगा वो आपको क्या करना है, निकाल के बताना है, ठीक है। प्राइस पर शेयर ऑफ कंबाइंड फर्म, या फिर बहुत बार क्या होता है कंबाइंड फर्म की जगह हम क्या बोलते हैं, मर्ज्ड एंटिटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मर्ज्ड फर्म, मर्ज्ड कंपनी या मर्ज्ड एंटिटी, वैसा। तो प्राइस पर शेयर ऑफ मर्ज्ड कंपनी वो आपको निकाल के बताना है। ओके, तो कैसे करेंगे, देखो पहले तो हम क्या करेंगे, जो कंबाइंड फर्म है उसका वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो जो मर्ज्ड कंपनी है, ठीक है, जब फर्म ए और फर्म बी आपस में मर्ज हो जाएगी तो जो नई कंपनी तैयार हो रही है, जो नई फर्म तैयार हो रही है वो कौन सी है, फर्म ए बी है। तो जो कंबाइंड फर्म है, ठीक है, फर्म ए बी, उसका वैल्यू क्या रहेगा, इंडिविजुअल फर्म्स का जो वैल्यू है प्लस वैल्यू ऑफ सिनर्जी। इंडिविजुअल फर्म्स का जो वैल्यू है वो तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, एंड वैल्यू ऑफ सिनर्जी जो है वो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। कितना है देखो, फर्म ए का जो वैल्यू है बिफोर मर्जर कितना दिया है 1500 lakhs, फर्म बी का जो वैल्यू है बिफोर मर्जर कितना है 450 lakhs, एंड वैल्यू ऑफ सिनर्जी कितना है 300 lakhs। इसको ऐड करने पे कितना आएगा आपका 2250 lakhs आ रहा है, कि 2250 लाख। अब देखो पूरे मिला के कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, कि नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग आफ्टर मर्जर, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो है आफ्टर मर्जर, ये चीज हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। अब कैसे निकालेंगे देखना, के लिए भी कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं होता है, ठीक है, एकदम सिंपल चीज है। यहां पर देखो क्या हो रहा है, फर्म ए जो है वो क्या कर रही है, फर्म बी को अक्वायर कर रही है, ठीक है, और फर्म ए के जो है पहले से कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे, फर्म ए के जो है पहले से कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे, 1 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे, ठीक है। तो मर्जर के बाद भी क्या होगा, ये 1 लाख शेयर्स तो आउटस्टैंडिंग रहने ही वाले। फर्म ए के जो पहले से 1 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे वो मर्जर के बाद भी 1 लाख शेयर्स तो आउटस्टैंडिंग रहेंगे, ओके। और क्या हो रहा है, जब फर्म ए और फर्म बी आपस में मर्ज हो जा रही है, ठीक है, जब फर्म ए जो है क्या कर रही है, फर्म बी को अक्वायर कर रही है, तो कैसे अक्वायर हो रहा है, स्टॉक डील के थ्रू हो रहा है, ओके।
यहां पर क्या हो रहा है, अगर कोई पर्सन के पास एक शेयर है फर्म बी का, उसके बदले में उसको कितने शेयर्स दिए जाएंगे, फर्म ए के 0.6 शेयर्स दिए जाएंगे। ठीक है, अगर कोई पर्सन के पास में एक शेयर है टारगेट कंपनी का, ठीक है, मतलब फर्म बी का अगर उसके पास में एक शेयर है, तो उसके बदले में उसको एक्वायरिंग कंपनी जो है फर्म ए, जो उसके कितने शेयर्स दिए जा रहे हैं, 0.6 शेयर्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में दे रखा है ना, एक्सचेंज रेशियो 0.6, उसका मतलब यही हो रहा है ना। तो अब देखो यहां पर ये जो टारगेट फर्म है, जो टारगेट कंपनी है फर्म बी, उसके कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे बिफोर मर्जर, 50,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे। तो बताना पूरे मिला के अक्वायरिंग कंपनी के, मतलब फर्म ए के कितने शेयर्स इश्यू करना पड़ेगा, जो टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स है उन्हें पूरे मिला के अक्वायरिंग कंपनी के फर्म ए के जो है कितने शेयर्स इश्यू करना पड़ेगा। ठीक है, एक शेयर के बदले में 0.6 शेयर्स दिया जा रहा है, तो 50,000 शेयर्स के बदले में कितने शेयर्स देना पड़ेगा अक्वायरिंग कंपनी के, फर्म ए के कितने शेयर्स देना पड़ेगा, तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, सिंपल है। ठीक है, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.6। ठीक है, ये कैसे हो रहा है देखो, अगर कोई बंदे के पास में एक शेयर है फर्म बी का, तो उसके बदले में उसको क्या हो रहा है, 0.6 शेयर्स मिल रहा है। लेट सपोज करो अगर एक ही पर्सन के पास में क्या है, पूरे के पूरे 50,000 शेयर्स है। ठीक है, एक ही पर्सन के पास में अगर लेट सपोज करो क्या है, पूरे के पूरे 50,000 शेयर्स है फर्म बी के, उसको ये 50,000 शेयर्स जो उसके पास फर्म बी के, उसके बदले में उसको कितने शेयर्स मिलेंगे, फर्म ए के कितने शेयर्स मिलेंगे, वो हमें निकालना है। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू व्हाट, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.6। ये जो क्वेश्चन मार्क है कैसे आ रहा है, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 डिवाइडेड बाय 1, यानी कितना हो जाएगा, 30,000, है ना। तो बस इतना थोड़ी ना आप लिख के बताओगे, तो समझाने के लिए तो आप डायरेक्टली यहां पर क्या करोगे, लिख दोगे कि जो टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उन्हें पूरे मिला के कितने शेयर्स इश्यू किए जाएंगे अक्वायरिंग कंपनी के, 30,000 शेयर्स, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.6। ठीक है, तो जो टारगेट कंपनी के शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे बिफोर मर्जर, उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्सचेंज रेशियो से। ओके, तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.6। तो बेसिकली देखो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग बिफोर मर्जर जो है ऑफ फर्म ए, ठीक है, कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे फर्म ए के बिफोर मर्जर, वो हमने लिख दिया, उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। ठीक है, और सब्सक्रिप्ट में क्या होता है, ए आता है, एन ए, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग ऑफ फर्म ए बिफोर मर्जर, उसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एन, और बाद में सब्सक्रिप्ट में क्या होता है, ए आता है, तो एन ए बोल दो वैसा। ठीक है, एन ए, और उसके बाद देखो प्लस क्या कर रहे हैं हम, ये 50,000 क्या चीज है, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग ऑफ फर्म बी बिफोर मर्जर, इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, स्मॉल एन, और सब्सक्रिप्ट में क्या होगा, बी आएगा, तो इसको हम एन बी बोल दो वैसा, और ये 0.6 क्या है, आर है, तो एन ए प्लस एन बी मल्टीप्लाइड बाय आर, वही तो चीज देखो यहां पर मैंने डिनोमिनेटर में लिख रखा था, एन ए प्लस आर मल्टीप्लाइड बाय एन बी, या फिर आप ऐसा बोल दो एन ए प्लस एन बी मल्टीप्लाइड बाय आर, एक ही बात है। तो ये कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत है क्या, नहीं, और सिंपल सी चीज आप खुद से बना सकते हो ऐसा। ओके, अब इसको जब आप पूरा कर लोगे तो बताओ कितना आ रहा है, कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है आफ्टर मर्जर, तो 1 लाख प्लस 30,000, ये करने पे क्या होगा, 1,30,000, 1,00,000 प्लस 30,000। बहुत सिंपल चीज है कि 1 लाख क्यों लिया हमने, कि फर्म ए के पहले से कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे। ठीक है, मर्जर के पहले ही जो है फर्म ए के कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे, 1 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे, और जब अब क्या हो रहा है, दोनों कंपनीज आपस में मर्ज हो जा रही है, जब फर्म ए जो है क्या कर रही है, फर्म बी को अक्वायर कर ले रही, तो वहां पर क्या करना पड़ रहा है, फर्म ए क्या कर रही है, जो फर्म बी के शेयर होल्डर्स है उन्हें क्या कर रही है, उनके पास जो एक शेयर है फर्म बी का, उसके बदले में क्या कर रही है, 0.6 शेयर्स दे रही। तो जो 50,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग है फर्म बी के, उसके बदले में पूरे मिला के कितने शेयर्स देना पड़ेगा फर्म ए के, 30,000 शेयर्स देना पड़ेगा। अब पूरे मिला के कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग रहेंगे, 1,30,000, 1,30,000। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग आफ्टर मर्जर कितना हो गया, 1,30,000। इसको आप क्या लिख सकते हो, 1.3 lakhs भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सब फिगर्स लैक्स में लिख रहे हैं। यहाँ पर देखना, वो जो कंबाइंड फर्म बन रही है, जो मर्ज्ड फर्म बन रही है, ठीक है, फर्म ए और फर्म बी के मर्जर के बाद में वो जो फर्म ए बी तैयार हो रही है, उसके एक शेयर का प्राइस क्या रहेगा। ठीक है, मर्जर के बाद उसके एक शेयर का प्राइस क्या रहेगा, कैसे करोगे आप, वो जो कंबाइंड फर्म का वैल्यू आया है, ठीक है, उसको आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग आफ्टर मर्जर से, उससे क्या होगा, आपका प्राइस पर शेयर निकल के आ जाएगा। तो 2,250 lakhs, ये क्या चीज है, कंबाइंड फर्म का वैल्यू। ठीक है, फर्म ए और फर्म बी जब आपस में मर्ज हो जा रही है, तो ये मैंने आपको बताया था ना, फर्म ए और फर्म बी जब आपस में मर्ज हो जा रही है, क्या हो रहा है, एक नई फर्म तैयार हो रही है जिसका नाम क्या है, फर्म ए बी। यहां पर भी देखो मैंने आपको लिख के बताया था, जब फर्म ए और फर्म बी आपस में मर्ज हो जा रही है तो क्या हो रहा है, एक नई फर्म तैयार हो रही है जिसका नाम क्या है, फर्म ए बी, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, कंबाइंड फर्म बोल रहे हैं, या फिर इसको आप मर्ज्ड फर्म भी बोल सकते हो। और इस वाले एग्जांपल में वो जो मर्ज्ड फर्म है उसका वैल्यू कितना निकल के आया है,
2250 लैक्स। ओके, और पूरे मिला के कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है आफ्टर मर्जर? 1.3 लैक्स। तो जो कंबाइंड फर्म है उसका वैल्यू कितना है? 2250 लाख है, और जो कंबाइंड फर्म है उसके पूरे मिला के कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है? 1.3 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, क्योंकि देखो क्या होगा, जब फर्म ए फर्म बी को अक्वायर कर लेंगे तो फर्म बी का तो एग्जिस्टेंस अब नहीं रहेगा, क्या होगा, सिर्फ फर्म ए ही बचेगी। तो क्या होगा, सिर्फ फर्म ए के शेयर्स ही आउटस्टैंडिंग रहेंगे। तो मर्जर के बाद पूरे मिला के कितने फर्म ए के शेयर्स आउटस्टैंडिंग रहने वाले वो हमने निकाल लिया, तो कितना है? 1,30,000 वैसा। ओके, तो जो मर्ज्ड फर्म है, जो कंबाइंड फर्म है, उसके एक शेयर का प्राइस कितना रहेगा वो निकाल लो। तो 2250 लाख डिवाइडेड बाय 1.3 लाख, ये करने पे कितना आ रहा है? अगर आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकाल रहे हो तो कितना आ रहा है? 1730.77 आ रहा है। कि 1730.77 रुपीज पर शेयर, ये आपका आंसर। ओके, समझ में आ गया? चलो, यहां पर हमने जो है, जो थर्ड केस है ना, इसको पूरा कंप्लीट कर लिया, स्टॉक डील एंड सिनर्जी इन वैल्यू। ठीक है, ये वाला केस जो है हमने क्या करा, पूरा की पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ओके। जो फोर्थ वाला केस है इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखें। तो अभी मैंने जो है आपको क्या करा, आज जो भी टर्म्स वगैरह आती है, ठीक है, वो मैंने आपको पूरी समझाई। जैसे अक्वायरिंग फर्म क्या होता है, टारगेट फर्म क्या होता है, एक्सचेंज रेशो क्या होता है, ठीक है, ये सब चीज़ मैंने आपको बताया। कंबाइंड फर्म क्या होता है, ये सब चीज़ मैंने आपको, जो भी टर्म्स वगैरह आती है वो पहले पूरा मैंने आपको समझाया एग्जाम्पल्स वगैरह के थ्रू। बाद में एक्सचेंज रेशो कैसे निकाला जाता है, ठीक है, अगर एक्सचेंज रेशो जो है वो क्या हो रहा है, मल्टीपल पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ड है, तो उस केस में आप एक्सचेंज रेशो कैसे निकालोगे, कैसे वेटेड एवरेज वगैरह निकालना पड़ता है, वो सब चीज़ मैंने आपको समझाई। और बाद में मैंने आपको क्या करा, एक पूरा फुल फ्लेजेड एग्जाम्पल भी दे दिया, जिसमें हम क्या कर रहे थे, जो कंबाइंड फर्म बन के तैयार हुई है, ठीक है, मर्जर के बाद जो आपकी मर्ज्ड एंटिटी है, ठीक है, उसके एक शेयर का प्राइस क्या रहेगा, ठीक है, वो कैसे निकलेगा वो भी मैंने आपको बताया। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जो फोर्थ केस है हमारा, ठीक है, हमारे कॉन्सेप्ट बुक के हिसाब से जो फोर्थ वाला केस है, फोर्थ केस कौन सा है, स्टॉक डील एंड सिनर्जी इन अर्निंग्स, उसको हम देखेंगे। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, पहले बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएंगे इन दो केसेस के ऊपर, और बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारा केस 1 और केस 2 है, ठीक है, कौन सा, कैश डील एंड सिनर्जी इन वैल्यू एंड कैश डील एंड सिनर्जी इन अर्निंग्स, उसको देखेंगे। और उसके बाद बेस जो भी 3-4 क्वेश्चंस है वो भी हम बना लेंगे। सिंपल सा चैप्टर है, उम्मीद करता हूँ आज जो भी मैंने पढ़ा है वो आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, और आज की क्लास में ऐसा तो अभी कुछ भी होमवर्क नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट हमारी क्लासेस स्टार्ट ही हुई है, तो अभी कोई होमवर्क में कुछ भी चीज़ नहीं मिलेगी अभी स्टार्टिंग के 2-3 क्लास में।